check, sound check. Students, just check, am I live? Yes. Is the sound okay? Video okay? Everything okay? Be careful. Yes, all okay, right? Chalo. So, very good morning. Aisa, good morning. Yeah, that's better. And good morning to my live streaming students also. So, how was your weekend? So, Majja. Yes, so you had a holiday and no classes on weekend, right? Yes. तो कुछ भूल नहीं गए ना, ऐसे याद आ रहा है ना कि तुम लोग हम टैक्स पढ़ रहे, MCA पूजा कामदार दाते, आई एम टीचिंग यू इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, टैक्स स्लैब्स पढ़े, सरचार्ज के रूल्स पढ़े हम लोगों ने, फिर मार्जिनल रिलीफ भी पढ़ा है. ऐसा याद आ रहा है क्या? नहीं तो वो सैटरडे संडे तुम स्विच आउट हो जाते, तुमको स्विच इन करने में टाइम लगता है फिर. ठीक है? Yes, are you understanding everybody? Recall हो रहा है क्या सबको? Live streaming students? Yes, are you also able to recall all these things? Okay. So, not much part of the chapter is remaining. Very little part is remaining. So, I was reading it out in the sequence. So, notes का part, reading out complete हो जाता है. So let's read it out from the notes and then एक recap भी हो जाएगा. मुझे पता है जो एक part मैंने pending छोड़ा है, whatever, I'll be completing it. So today at least I'm sure we should be able to finish this chapter. So we can start with residential status. I'll just have to check if I have the soft copies here, but I think I should be having them. But let's just check. So I was reading out. So do you know हम लोग जो टैक्स के रेट्स पढ़ रहे थे, हमने ये देखा कि मैम कहीं कहीं स्पेशल रेट्स भी होने वाले हैं वगैरह वगैरह. और ये हम स्पेशल रेट्स होते हैं ना, आगे कुछ चैप्टर्स है वहाँ पढ़ने वाले हैं. iOS के चैप्टर में कैजुअल इनकम होता है बेटा, वो कहाँ टैक्सेबल होता है? iOS में. कैपिटल गेन्स में भी जो गेन्स होता है ना, इट इज टैक्स एट अ स्पेशल रेट. इट इज टैक्स एट अ स्पेशल रेट. सो वी गोना लर्न दैट. ठीक है? एंड लास्ट चैप्टर में यू गोना लर्न दैट कंसेशनल टैक्स. क्या सीखने वाले हम? कंसेशनल टैक्स. 115 की सीरीज है. Yes, so concessional tax starts from 115. Ba, bab, back, bad. Correct? So that's the 115 की series जो हम सीखने वाले हैं. Of course ये इंटर में ही सिखाऊंगी, but it will be the last chapter. क्योंकि पता है गवर्नमेंट ने क्या किया? कंसेशनल टैक्स तो आपको दे दिया, लेकिन उसके साथ चीटिंग भी किया है. क्या बोला? एक हाथ से देंगे और दूसरे हाथ से ले लेंगे. सो आपको दे दिए कंसेशन और आपसे ले लेंगे बेनिफिट्स. so, आपको बोलेंगे यू विल हैव टू सैक्रिफाइस सम बेनिफिट्स. कंसेशनल रेट्स ऐसे नहीं मिलते. तो अगर कोई आपको बोलता है कि यार तुमको पता है कितना टैक्स का, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, ऐसे कोई बोलेगा आपको यार ये जो तुम सीख रहे हो ना 0 to 250, 250 to 5 to ये टैक्स रेट्स नहीं है, इससे भी कम है टैक्स रेट्स. यू से हाँ हमको पता है, वी नो देयर इज अ कंसेशनल टैक्स रेजिम, बट इट्स नॉट कंपल्सरी. And it's not compulsory, or that's a half truth कि concessional tax regime is a half truth. concessional tax regime के साथ हमें पता है हमें कुछ चीजें sacrifice करनी पड़ेगी. अच्छा फिर तुमको वो concessional tax rate पता है? नहीं हमें नहीं सीखना अभी. अब हमें पहले नॉर्मल पे मास्टरी करनी है, फिर हम वो ऑप्शनल पे जाएंगे. सब एक साथ करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा अपना. समझ में आता है? सो देयर इज अ वे हाउ यू स्टडी. पढ़ाई कैसे करते हैं और कौन सा चैप्टर पहले सिखाते हैं, वो भी एक टेक्निक होता है. समझ में आ रहा है? एक बार पढ़ के हो गया ना, फिर तुम कहीं से भी पढ़ लो, देन प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? यू स्टार्ट इन एनी सीक्वेंस, बट व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर इज अ मेथड ऑफ टीचिंग. सो इफ यू गोइंग फॉर अ कार ड्राइविंग स्कूल, यू आर लर्निंग सम न्यू लैंग्वेज, देयर इज अ टेक्निक ऑफ टीचिंग. सो सिमिलरली देयर इज अ टेक्निक ऑफ टीचिंग टैक्स आल्सो, बिकॉज यू आर लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है? तो कंसेशनल टैक्स रेजिम के बारे में अगर किसी ने आपको बोला यार तू टैक्स कर रहा है, तुझे पता है कि ऐसे कंसेशनल, मे बी आपके जो रिलेटिव्स है आपसे थोड़ा ज्यादा जानते होंगे अभी, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है. वो 3-4 बार सीए के पास हर साल जाते और वो रिटर्न भरने जाते. दे डिस्कस विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट. सीएस एजुकेट देयर क्लाइंट. हम अपने क्लाइंट को ऐसा नहीं बोल देते कि नहीं मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही भरने का, ऐसा नहीं सबमिट करने का. नो, वी एक्सप्लेन देम कि लुक तुमने ये टैक्स रेजिम लिया तो इधर ना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे. तो इस ऑप्शन में टैक्स इतना आ रहा है, नॉर्मल मेथड से टैक्स इतना आ रहा है, तो ये आपके लिए बेटर है. ऐसे हम उनके साथ डिस्कस कर दे तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट गेट्स एजुकेटेड. सो इफ समबडी कम्स एंड टेल्स यू नहीं ये टैक्स रेट्स नहीं है, तुम गलत पढ़ रहे हो, हम कुछ गलत नहीं पढ़ रहे, ये है ही.
प्लस एक ऑप्शनल मेथड है, हम दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे क्या बेटर है। इसके ऊपर हमें इंटरमीडिएट में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बट वो हम बाद में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि कौन से बेनिफिट सैक्रिफाइस करने, तुमको बेनिफिट्स आते ही नहीं अभी तक, पहले बेनिफिट सीख लो, फिर क्या सैक्रिफाइस करना है वो सीखेंगे। झेपता है क्या? झेपता है? या ओके, सो हियर लेट्स गो अहेड। हाँ हाँ, सब आज पीपीटी को लेके याद दे रहा है। इधर भी मैम आज आप पीपीटी दिखाने वाले, ऑलरेडी इधर फेस टू फेस ने मुझे रिमाइंड कर दिया, मैंने लैपटॉप के लिए बोला है, द स्टाफ विल गेट इट इन सम टाइम। ऑफिस में है लैपटॉप, दे विल गेट इट। ओके, सो नाउ हियर वी आर वेयर आर वी? हाँ, सो वी वर एट द डेफिनेशन ऑफ पर्सन्स। कितनी बार करोगे मैम? ठीक है, फटाफट करके लेंगे, अभी नोट्स में है तो एक बार रिकैप करके लेना पड़ेगा। फिर पूरे चैप्टर का स्टार परफॉर्मर बोलूंगी। स्टार परफॉर्मर मतलब जिसपे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, है ना। पढ़ने के बाद तो ठीक है, बट यू शुड नो ना कि मैम ये ठीक है, ये समझ में तो आ गया, अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो एक 5 मिनट में आपको मैं बता दूंगी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हर चैप्टर का एक स्टार परफॉर्मर होता है, हर चैप्टर के एक ऐसे है कि अपनी एक फेवरेट एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। सो दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पर्सन इन डिटेल। तो पर्सन की डेफिनेशन डिटेल में समझते हैं। पर्सन में जैसे कि यहाँ पे दिया है क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन हो सकता है? चमेली, हु इज आइदर अ प्रोप्राइटर, या I can not say chameli, let's say I'll talk about oh, okay, so 2 minutes the pen will get charged. Now what happens with it? See, इंडिविजुअल में कौन है? चमेली। चमेली कैन बी अ सैलरीड पर्सन, शी कैन बी डूइंग बिजनेस, उसको जो कमाना है कर लेने दो। वो अकेली खुद से बिजनेस कर रही है एज अ प्रोप्राइटर, मीन्स शी विल बी ट्रीटेड एज अ इंडिविजुअल। चमेली अपने शॉप के आगे चमेली नाम लिखती है क्या? नहीं, वो कुछ शॉप के आगे अपना एक ट्रेड नेम, बिजनेस नेम लिखेगी, वो बिजनेस नेम म्हणजे चमेली। स्टार एंटरप्राइजेस, तो स्टार एंटरप्राइजेस का रिटर्न अलग जाएगा और चमेली का रिटर्न अलग जाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज हु इज स्टार एंटरप्राइजेस? एक अकेली चमेली है। सो स्टार एंटरप्राइजेस मतलब उसका जो बिजनेस इनकम है वो चमेली के रिटर्न में ही जाएगा, और चमेली का दूसरा कुछ और इनकम है तो वो भी कहाँ जाएगा? चमेली के साथ, मतलब एक ही रिटर्न में ही जाएगा। सो डू यू नो दिस एग्जाम्पल ऑफ, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? अ प्रोप्राइटर, ठीक है। सो आई नोट इट डाउन अगेन इन सम टाइम। तो एनीवेज मैं आपको नोटेड की हुई पीडीएफ देने वाली हूँ, राइट? हाँ, सो ये हो गया एचयूएफ। यस, एचयूएफ में यहाँ समझना जरूरी है कि 2 प्रकार के एचयूएफ होते हैं, ठीक है। एचयूएफ मतलब क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पता है क्या? आपके एंसिस्टर बिजनेस चल रहा है, पुरखों से आपके आपके पास कुछ जायदाद है, तो उसमें ना उसमें हर एक का हिस्सा होता है, उसमें हर एक का हिस्सा होता है। आई हैव अ राइट इन दैट प्रॉपर्टी। एवरी मेंबर ऑफ एचयूएफ हैज, आई कैन जस्ट से दैट नहीं मुझे अभी ये जॉइंटली बिजनेस नहीं करना है, बस हो गया, let's divide it, let's have a partition, and then you can divide the HUF property amongst the members. Is that okay? Who can ask for partition? Co-parcener. Co-parceners can ask for partition. Earlier only the male members of the family were, the sons had a right to ask for partition. Now as per the Hindu Succession Act में करेक्शन अमेंडमेंट हुआ, और उस अमेंडमेंट के बाद इवन डॉटर्स कैन आस्क फॉर इट, इवन डॉटर्स। आई विल मार्क इट आउट एंड शो इट टू यू। 2005 के बाद ये अमेंडमेंट आया। 2005 के बाद ये अमेंडमेंट आने के बाद आज डॉटर्स कैन ऑल्सो हैव अ राइट इन द प्रॉपर्टी एंड कैन ऑल्सो आस्क फॉर पार्टीशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। सो ग्रैंडफादर का कपड़ों का दुकान है, फादर इज सिटिंग देयर, उसका बेटा उधर जाने वाला है आगे, एवरीबडी इज गोइंग टू डू दैट ओनली। So that's a common business. बेटा इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इसका टैक्स कौन भरेगा? HUF. Who will file the tax? HUF. Who will file the returns? HUF. कर्ता will sign. कर्ता रिटर्न का पूरा देखेगा। Yeah, कर्ता can also ask for, any co-parcener can ask for partition. Correct. Now HUF is of 2 types. ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कुछ हमारा इतना ज्यादा लेना देना, जैसे इनकम टैक्स का ज्यादा ये नहीं है कि हम सिर्फ ये बोलते हैं कि एचयूएफ एक अलग एंटिटी है, ऐसे इंडिया में कस्टम है। सी मे बी एचयूएफ का कॉन्सेप्ट इंडिया के बाहर नहीं होगा,
बिकॉज इन इंडिया वी हैव अ कस्टम्स वेयर हम लोग फैमिली मिलके बिजनेस साथ में करते हैं, साथ में रहते हैं. ये इंडिया के बाहर नहीं होगा. तो अगर आप कहीं इंडिया के बाहर के टैक्सेस पढ़ोगे तो शायद एचयूएफ का कॉन्सेप्ट नहीं होगा. So many times you have to define, जैसे in GST also, I'll tell you, in GST also, IGST का concept किसी और country में नहीं है. It's a brainchild of India. IGST का concept in GST कौन लेके आया है? सिर्फ इंडिया में है. ऐसा क्यों है मैम? बताऊंगी आपको जब GST सिखाऊंगी कि इंडिया को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने IGST, CGST, SGST तो समझा, एक तीसरा IGST टैक्स भी लेके आया. ऐसी क्या जरूरत थी? तो क्या जरूरत थी, we will understand it in some time when we come to that GST part. But like this I'm telling you कि हर लॉ जो आप बनाते हो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंट्री में कैसा रिक्वायरमेंट है. यार हमारी कंट्री में एचयूएफ का डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है. बहुत सारी फैमिलीज मिलकर साथ में बिजनेस करती है तो उनका जॉइंट बिजनेस हो गया, तो उनका जॉइंट टैक्सेशन है. तो उसके लिए कौन करेगा? एचयूएफ को एक अलग पर्सन माना गया है. बाद में एचयूएफ का 30 लाख का प्रॉफिट हो गया, बाद में ये 30 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया ना तो मेंबर्स के हैंड में फिर से टैक्स नहीं लगेगा. झेपता है ना तुमको. सो एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट कल्चर. तो अपने को अपने कल्चर और कस्टम्स के हिसाब से लॉ को चेंज करना पड़ता है. इसलिए एचयूएफ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. ठीक है. अब देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. Now what is happening in this Hindu undivided family? It means a family which consists of males lineally descended from common ancestors. So grandfather का बेटा, उसका बेटा, बेटी भी हो सकता है. So basically it's a common ancestor and the family is growing down. Correct? Yes. Now some members of the HUF are called as co-parceners. Earlier only male descendants were considered as co-parceners, but with effect from 6 September 2005, daughters have been accorded also a co-parcenary status. matlab daughters also have a right to partition. So a daughter born in that HUF can also ask for partition. This happened somewhere in 2005. Okay. Under the income tax act 1961, Jain undivided families, Sikh undivided families would also be assessed as HUF. Now HUF के दो प्रकार है, दयाबागा school and Mitakshara. Dayabaga school and Mitakshara. Okay? Yes. But here let us understand Dayabaga and Mitakshara. See what is happening here. Dayabaga is prevalent only in West Bengal and Assam. See, प्रथा होती है कि मैम ये क्यों दयाबागा से वेस्ट, क्योंकि वेस्ट बंगाल और आसाम का कल्चर अलग है, बाकी स्टेट्स में कल्चर थोड़ा सा अलग है. हम आपको सिर्फ टाइप्स बता रहे हैं, बट हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एचयूएफ इज अ सेपरेट एंटिटी. एचयूएफ को अपना टैक्स देना पड़ेगा और जब वो प्रॉफिट अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मेंबर्स को फिर से टैक्स देने की जरूरत नहीं है. इज दैट ओके? यस. नाउ सी, रेस्ट ऑफ इंडिया में मिताक्षरा होता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, दयाबागा में क्या होता है, नोबडी अक्वायर्स अ राइट इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ. मतलब जब तक फैमिली का एल्डर पर्सन जिंदा है, यू आर बोर्न इन अ फैमिली बट द एल्डर इज स्टिल अलाइव, यू डोंट हैव एनी राइट, यू कांट आस्क फॉर पार्टीशन. You can't ask for partition. But as against that, anywhere else in India, moment a child is born, उसका भी share fix हो गया अभी. So here you acquire in Mitakshara, I get a right the moment a child is born in the family. In Dayabaga, even if you're born, तुम्हारा right अभी fix नहीं है, तुम्हारा share तुम count भी नहीं करने का, चुपचाप बैठने का, कुछ नहीं करने का जब तक elder जिंदा है. When the elder dies, only then the property will be passed on to you, only then your share will come to you. Now maybe that's a culture in Assam and that's a culture in Bengal, so they follow it that way. Rest of India ऐसे follow नहीं करते. ओके बस ये उनके एचयूएफ का ये है कि आप पार्टीशन के लिए मांग सकते हो या नहीं. सो वाइल द फादर इज स्टिल अलाइव, द सन कांट से आई वांट अ पार्टीशन. मे बी इट्स समथिंग लाइक दैट कि कल्चर होगा कि नहीं, जब तक एल्डर्स है यू शुडंट बी आस्किंग फॉर अ राइट, आप पार्टीशन के लिए नहीं मांग सकते, ऐसा कुछ उनका कल्चर होगा. सो बी इट, जैसा है वैसा उनका कल्चर है, तो वी आर ओके विद दैट. सो सी, दस द चिल्ड्रेन do not acquire any right in the property. क्या बोला जा रहा है बेटा? Children do not acquire any right in the property. They do not acquire any share in the family property as long as father is alive. As long as father is alive. Only on death of the father, children will get the rights in the property. Hence, father and his brothers would be co-parceners of the HUF. तो बच्चे co-parceners बनेंगे ही नहीं, बच्चों को right आया ही नहीं.
सबसे एल्डर फादर है और फादर का भाई है, तो 2 लोग एल्डर्स है, तो वो को पार्सिनर्स है, वो हिस्सा कर सकते, वो प्रॉपर्टी डिवाइड कर सकते, उनके बच्चे आके नहीं मांग सकते अपना राइट, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस इन मताक्षरा यू कैन यू गेट अ राइट इन द प्रॉपर्टी द मोमेंट बाय बर्थ, यहाँ पे राइट बर्थ से मिलती है, वहां पे राइट डेथ ऑफ एल्डर्स पे मिलता है। सो इन मिताक्षरा वन acquires द राइट immediately by his birth and not whether your elders are alive or elders are not alive, तुमको तुम्हारा राइट मिल चुका है। Thus every child born in the family acquires the right in the share of the family property. समझ में आ गया? Yes? Everybody understood? You're not going to get a theory question on right difference, note on Mitakshara and Dayabaga. We have really better questions to ask. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. Tax is like 2 subjects. So we are studying one whole subject for 60 marks and one whole subject for 40 marks. But the content is not half of. You will have 5 modules. Study material ना ICI के 5 है टैक्स के, बाकी सब सब्जेक्ट्स के किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे. टैक्स के कितने? 5 है. सो अंडरस्टैंड दैट द सिलेबस इज लाइक 2 सब्जेक्ट्स. मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है. वो मेरा टेंशन है और हेडेक है सिलेबस कंप्लीट करना, आपका नहीं है. ठीक है, तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ. बट क्या है, when you know कि हमें कितना पढ़ना है, then you are prepared for it, you know. So we have to be prepared for it. Like from day one, understand कि you've not chosen BCom exam. Have you taken admission for BCom? What course are you pursuing? जिसका passing percentage कम होता है. So don't come and tell me, ma'am, the paper was tough, the paper was lengthy. Please don't come and tell me this. It's a fact. It is going to be tough. एक हाथ पेपर ट्रिकी आने ही वाला है, एक हाथ पेपर लेंदी आने ही वाला है. बॉस, ये कोई बीकॉम का एग्जाम नहीं है, 5 पेपर्स तुम अज्यूम करोगे और पेपर प्रेडिक्ट करोगे और आ जाएगा. It's a CA exam. So don't come and tell me कि मैम लास्ट टाइम टैक्स पेपर्स. It is going to be tough. एक हाथ पेपर हर एग्जाम में एक ग्रुप में टफ निकालते ही है. बी प्रिपेयर्ड. तो हमें क्या करना है, हमें तैयारी को अपना रेस करना है सो दैट हम उस लेवल को मैच कर पाए. डू यू अंडरस्टैंड दैट? yes, the fact is the course is lengthy, the course is vast. We have to find out ways and techniques where we can tackle it. ठीक है, सबसे बेस्ट मंत्र है switch in switch out. The best mantra is what? Switch in switch out. When you're studying, study. When you're taking a break, just take a break. Then don't think about, oh, मेरा homework बचा है, मेरा. Take a break, enjoy it. When you're studying, study. ठीक है, चलो. So did you understand Dayabaga and Mirakshara? Ma'am, if there are 2 brothers and then both will die, then only one child will have a right to have share. Why only one child? Their children will have a right, ना? If there are 2 brothers, दोनों की जो family है आगे उनको मिलेगा right. कौन है? प्रेरणा. क्या हो रहा है? ये YouTube ऑन किया. वॉइस इज नॉट echoing ना? वॉइस इज ओके ना क्लास में? अंकित, मैम गुड मॉर्निंग. मैंने आपका फर्स्ट लेक्चर देखा है. सो यू हैव टू गो बैक. ये नहीं, ये 10th लेक्चर तेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं हो सकता है. सो यू हैव टू गो बैक टू लेक्चर 1 एंड वॉच दैट एंड देन कम बैक टू मी. ओके? सो मैम, आई हैव कंफ्यूजन अबाउट न्यू और ओल्ड सिलेबस. ओ माय गॉड, the nation wants to know whether new syllabus is going to be applicable, and the answer is we don't know. We have to wait for ICAI's notification. The rate at which they're delaying it, I have my doubts now. Are they actually going to bring in new syllabus, or are they going to ask us to continue with the old syllabus? Because it's not yet come, it's taking too long. They need some approval from the Ministry of Corporate Affairs. So MCA से approval चाहिए, फिर और कुछ process चाहिए. They are all ready, but जो approval लगता है ना, अपना CA institute is set up under a act. So a act passed under a parliament, by the parliament. So any change that we do, it has to be approved by the parliament. So it's taking all this process takes a little time. समझ में आ रहा है क्या? तो I don't know क्या होगा बेटा. अंकित, so we don't know really what will happen. So don't worry whether it's old or new. We are right now talking about the basic concepts, common topics. So you don't have to worry about it. Right. HUF concept clear हो गया क्या सबका? पक्का. अब देखो कंपनी. There are company में कितने प्रकार है बेटा? 2. Indian company and foreign company. Indian company क्या है? Indian company is incorporated under the laws inside the Indian Company Act, and foreign company mein you are incorporated under the laws outside India, correct? Now,
So you have a Indian company, you have a foreign company. So Indian company is registered under the Indian Companies Act. Foreign company, foreign, रिचा तू तेरा मैसेज देख क्या टाइप किया है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे. व्हाट इज योर क्वेरी, आस्क मी बेटा प्रॉपर्ली. फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी और बेसिकली इट्स नॉट अ इंडियन कंपनी. मोर ओवर वी वुड से इट इज नॉट अ इंडियन कंपनी. तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो ये देखो आपकी जो कंपनीज है, इट कैन बी इंडियन कंपनी. मैम व्हाट इज अ इंडियन कंपनी? विच इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट. And foreign company is a company which is registered under the foreign laws. So it is registered under some foreign laws. झिपता है ना. बीच में कौन है? डोमेस्टिक कंपनी. बीच में कौन आएगा? डोमेस्टिक कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर पेइंग ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड पे करने के कुछ तरीके होते हैं. आपको थोड़ा आगे जाओगे तो आपको ये कंपनी एक्ट में और समझ में आ जाएगा. बट क्या होता है ना, जो कंपनीज इंडिया में डिविडेंड पे करना चाहती है, दे हैज टू मेंटेन अ शेयर होल्डर्स रजिस्टर इन इंडिया. सो यू मस्ट हैव अ शेयर होल्डर्स रजिस्टर इन इंडिया कि कौन कौन शेयर होल्डर्स है. फिर जिस दिन आप डिविडेंड दे रहे हो, जिस दिन जो भी शेयर होल्डर है उसको आप डिविडेंड दोगे. तो ये जो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है, फिर आप डोमेस्टिक कंपनी बन जाते हो. सो कंपनीज विच आर गोइंग टू डिक्लेयर. सो व्हाट इज गोइंग टू बी अ डोमेस्टिक कंपनी? सो डोमेस्टिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, Indian company or any company which has made arrangements for paying off dividends. So domestic company is equal to what? Indian company तो domestic है ही, plus ऐसी foreign company which has made arrangements of paying dividend in India. झेपता है? Everybody is understanding? Yes? Okay. Now please, if you have any queries, chapter 1 से related, note it down today, and at the last 5, 7, 8 minutes we'll have a query solving session. ठीक है? तो chapter 1 से related मतलब कोई भी query होगी तो आप note कर सकते हो. आगे firm. बेटा what is a firm? Do you know firm is going to be a partnership. It is a firm means which is defined under the Indian Partnership Act 1932. It also includes LLP. Of course we form LLP under the LLP Act 2008. करेक्ट. सो जनरली बट जब भी हम फर्म को बात करते हैं ना इनकम टैक्स में, फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स LLP. सो वॉट एवर आर द टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू द फर्म विल ऑल्सो बी द टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू अ LLP. डू यू अंडरस्टैंड? यस. नाउ फर्म में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ चंपा, चमेली एंड पुष्पा, व्हाट फर्म डिड दे फॉर्म? तो उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म किया बाय द नेम ऑफ Flower and Fire. So this Flower and Fire is a firm and there are 3 partners. Boss, ये जो 3 partners है उनके they are 3 different persons and firm is one different person. मैम नो, हमने तो पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा है. पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी, डजंट हैव अ लीगल व्हाटएवर, यू हैव स्टडीड इट इन पार्टनरशिप एक्ट. बॉस कीप इट इन पार्टनरशिप एक्ट, डोंट गेट इट इन इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट बोलता है हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है. हर एक्ट अपने अपने रूल्स और अपने सेक्शंस बनाता है. कभी भी आप एक एक्ट को दूसरे एक्ट के साथ मिक्स मत करो. बरोबर? हाँ. यस. सो हियर प्लीज अंडरस्टैंड क्यों मैम इनकम टैक्स एक्ट ने फर्म को भी पर्सन क्यों माना है? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट फर्म से भी टैक्स लेना चाहती है. सिंपल रीजन. इनकम टैक्स एक्ट चाहती है कि हम फर्म से भी टैक्स ले. ठीक है? यस. ना आगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस. इसमें मैंने किसका एग्जांपल दिया था आपको? सो आनंद सर एंड हर्षद सर टुगेदर दे फॉर्म अ AOP, राइट? मतलब मैम व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, ये तो फर्म भी बना सकता है. एग्जैक्टली. अगर ये प्रॉपर पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो ये फर्म बन जाएगा. ये बोलते हैं नहीं पार्टनरशिप डीड नहीं बनाना है, क्या बनाएंगे? AOP बनाएंगे. सो इफ दे फॉर्म एन AOP दे जस्ट हैव अ अग्रीमेंट, ओरल, रिटन. जनरली आजकल कोई ओरल एग्रीमेंट करता है क्या? नहीं यार. वी डोंट. इट्स बेटर टू हैव थिंग्स इन राइटिंग. तो अपन क्या करते हैं? रिटन. सो वील हैव अ रिटन अग्रीमेंट. Written agreement, memorandum of understanding. They will be treated as a AOP. They do not have a partnership deed. क्या नहीं है उनके पास? Partnership deed नहीं है. झेपता है ना तुमको? Body of individual is like an executor's or
अच्छा एक मिनट, एओपी में बेसिकली कौन बनता है? एओपी कैन हैव एनी पर्सन्स, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में देर विल बी ओनली individuals. So here only individuals will be there. So here the co-executors, co-trustees will be accessible as BOI. The major difference between AOP and BOI is generally BOI हम voluntarily form नहीं करते. These happen by action of law. समझ में आ रहा है? और वैसे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारा taxation of BOI and AOP is the same. Tax rates are same of BOI and AOP. समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes. आगे local authority. So do we know municipal committees, district board, local authority? These are treated as local authorities. अलग person. Every person, artificial person, not falling under the heads above. For example, भगवान, deity, idol, मतलब भगवान की मूर्ति. ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं, गांव वाले बोलेंगे हमारा पैसा नहीं है, इधर मंदिर है, ये भगवान का पैसा है, हमारा नहीं है. तो उस भगवान को हम क्या मानेंगे? एजेपी. हाँ, इफ यू वांट टू डू इट प्रॉपर्ली लाइक दगड़ू शेठ हलवाई, हियर दगड़ू शेठ गणपति विल हैव अ ट्रस्ट. दे हैव स्वीट की शॉप भी है उनकी. वाई? इतना कोकोनट्स और नारियल इतने भगवान को चढ़ाए जाते कि उसका करे क्या हम लोग. देन दे स्टार्टेड द स्वीट शॉप. दे हैव अ ट्रस्ट. सो इफ यू फॉर्म अ प्रॉपर ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया तो आपकी अलग एंटिटी है. चैरिटेबल ट्रस्ट के अलग टैक्सेशन है जो हम अलग से फाइनल में पढ़ेंगे. लेकिन तुमने कुछ नहीं बनाया. जैसे तुम गांव में गए और लोग इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तुम बोलते हो ये अरे इतना कलेक्शन है, 10-10, 20-20 लाख का कलेक्शन हुआ है. तुम बोलते हो ये क्या है? ये हमारा पैसा नहीं है, भगवान का है. ये क्या है? कुछ नहीं है, ये एजेपी है हमारे लिए पर्सन है, हम इसको भी असेस करेंगे. और तुम बोल रहे नहीं नहीं हम तो चैरिटी कर रहे हैं. देन फॉर्म अ ट्रस्ट and follow the rules of charity. नहीं तो charity के नाम पे ऐसा नहीं है लोगों को तुम लोग cheat कर रहे हो. So then better create a trust and follow the rules. Simple as that. All good? पक्का? Yes. So these are the persons who will have to pay what बेटा? Tax. समझ में आ रहा है? आगे चलो. Do you know the definition of previous year? Come on, sit straight, spine cord straight. Theory वाला part, boring वाला part खत्म होने वाला है और हम बहुत जल्दी real taxation और problem solving में आने वाले हैं. So let us just finish this part thoroughly and so then we can start with the real taxation. ठीक है? Yes. So previous year. Come on, what is previous year? Previous year is a period of 12 months wherein I earn the income. And उस year का income का returns वगैरह सारा compliance I will do it in the next year. Boss, that next year is called as the assessment year. And उसका previous year is the previous year, the main year for us. Correct? Now let us understand. जरूरी नहीं है previous year 12 महीने का हो. मैंने मिडिल ऑफ द ईयर बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो मेरे लिए जरूरी नहीं है प्रीवियस ईयर 12 महीने का हो. आई डिसाइडेड टू स्टार्ट. जैसे आपका रिजल्ट आ गया जनवरी में, कोई क्वालिफाई हो गया जनवरी में, somebody qualifies. फाइनल का रिजल्ट आ गया कि नहीं अभी? यस. सो somebody qualified. So my result also final was when 14 Jan used to be fixed date हमारे टाइम. संक्रांत and mostly the result was always fixed. So 14 Jan used to be the result. So 14 Jan 2002 I qualified. Okay. So let us understand what 14 suppose January somebody is qualified and somebody qualified and somebody decided कि बस अभी business start करना है या practice start करना है. He starts from 31st Jan. तो उसके लिए year is going to be just January, February and March. So जरूरी नहीं है कि सबके लिए year 12 महीने का हो. हाँ, see मैंने इस साल middle of the year start किया but अगले साल for me the previous year will be for 12 months. But when I start something new in middle of the year, so it is not necessary कि previous year हमेशा 12 months का हो. Is that okay? It's not necessary कि previous year हमेशा 12 months का हो. Is that okay? Yes. Now देखना. So previous year is the year in which income is earned. हाँ, if a business or profession is newly set up, then it will not be of the complete 12 months. इसका example दिया हुआ है नीचे, table के नीचे example है. Assessment year means a period of 12 months commencing from 1st April. This is the year in which tax is paid is called as the assessment year, and the year in which the income is earned is called as the previous year. Do we know that? Yes. हमारे exam के लिए PY 22-23 means AY 23-24 is applicable. हमें क्या applicable है? PY 22-23, AY 23-24. Are we good with this? Assessee की definition क्या है मैं आपको बताती हूँ. Can you just read it out? Assessee.
इनकम टैक्स में ना टैक्स पेयर को असेसी बोलते हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देखो तुम असेसी है, तुम्हारे लिए एक ऑफिसर है जो तुम्हारा सब चेकिंग करेगा, उसको असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। और असेसमेंट ईयर, जिस साल में तुम्हारा चेकिंग होने वाला है। असेसमेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? चेकिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड असेसमेंट? चेकिंग। हम तुम्हारा चेकिंग करने वाले, तुम असेसी है, चेकिंग कौन करेगा? एओ। एओ इज असेसिंग ऑफिसर, खड़ूस इनकम टैक्स ऑफिसर। कौन है एओ? खड़ूस इनकम टैक्स ऑफिसर। एओ असेसिंग ऑफिसर। तुम कौन है? असेसी है, assessing officer or assessment year. Do you understand this? Yes. So who is an assessee? Oh my god, are you going to get a definition of who is an assessee? No. But you should know it. Why? Why still I say you should know it, and why I spend time on teaching it? Because by chance it comes. ऐसा नहीं है कि मैंने फिर आपको पढ़ाया नहीं, हमें आता ही नहीं है. No. We have to be prepared. ठीक है? So here let us understand. Assessee means any person to whom any tax or any sum of money is payable. Every person whom tax is payable, every person who is liable to pay tax is an assessee. कौन? Every person who is liable to pay tax is an assessee. Oh, you're earning income? Oh, you're liable to pay tax? तुम assessee बन गए. तुम क्या बन गए? assessee बन गए. हर वो person who is liable to pay tax will be called as an assessee. Will be called as an assessee. Now, every person in respect of whom any proceeding, अच्छा तुम टैक्स नहीं पे करे लेकिन तुम्हारे अगेंस्ट प्रोसीडिंग, मतलब आपको नोटिस आ गया कि अरे तुमने रिटर्न नहीं भरा, रिटर्न इनकम नहीं दिखाया. सी आई टेल यू वन थिंग, इनकम टैक्स ऑफिसर टुडे हैज लॉट्स नॉलेज अबाउट यू, योर बिजनेस, एनीबडी एल्स. आज आप एक चीज बोलो, व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट एंड यू सी टेबल इज फुल, डोंट यू इमीडिएटली स्टार्ट काउंटिंग कितने टेबल्स है, पर टेबल इतना बिलिंग, इतने कस्टमर आते रहेंगे तो इतना सेल होता रहेगा. You don't do, you would also do that when you're sitting in a coaching class and you see number of students multiplied by, you do that, you do that, everybody does that, everybody is going to do that for every damn business. So income tax officer तो पक्का करेगा. जैसे यहाँ पे जोशी वाड़े वाले, वहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर 2 दिन खड़ा रहा नॉर्मल ड्रेस में, सिविल कपड़ों में, मतलब अलग से कुछ नहीं, जस्ट लाइक एज अ पर्सन स्टैंडिंग देयर एंड ऑब्जर्विंग नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ वड़ा पाव अ पर्सन इज हैविंग, एंड ही वाज काउंटिंग कि आज एक दिन का सेल कितना है. तो जोशी वड़े वाले ने अपना सेल बहुत कम दिखाया, तो वहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर खड़ा है दिन भर, वो काउंटिंग कर रहा है. आप वो प्लेट ले रहे, यू आर ईटिंग अ वड़ा पाव, पुटिंग द प्लेट इन the bucket or something which is kept there. So the person is sitting and counting 1, 2, 3, and then he says this is the per day sale estimated, and what is multiplied by 365. Holidays का अलग, weekends का अलग, दिवाली के छुट्टी में सेल अलग, and he estimated and came to a figure, and he looked at what was shown by the जोशी वड़े वाले. Actually he says no, this is not done. जोशी वड़े वाले को अपना नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बताने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है, हम ऑलरेडी एस्टिमेट कर सकते हैं. हमने ऑलरेडी एस्टिमेट कर दिया कि ये देखो तुम्हारा कॉस्ट कितना है, बटाटे की कॉस्ट क्या है, ये क्या है, ऑयल का क्या है, स्टाफ का क्या है, लाइट बिल इतना. एवरीबॉडी नोज इट नाउअडेज. आई कैन एस्टिमेट एंड आई कैन से दिस इज योर प्रॉफिट. सो टुडे डोंट से मैम हाउ विल द इनकम टैक्स कम टू नो. दे हैव वेज एंड मीन्स ऑफ कम टू नो. बहुत सारे मेथड्स होते हैं जहां पे उनको पता चलेगा. आपको भी वो मेथड्स में हर बार बताऊंगी, बहुत सारे मेथड्स से बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी. समझ में आ रहा है क्या? यस yes? तो ऐसा आप नहीं बोल सकते कि इनकम टैक्स ऑफिसर को कैसा पता चला. पता चलता है. ये जोशी वड़े वाला वाज अ रियल थिंग. रेट्स व्हिच हैपेंड, समटाइम्स दे विल गेट योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. यू नो ना, वन पर्सन सेल इज अदर पर्सनस परचेज. सो आई गेट अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम ईच अदर. माई एक्सपेंडिचर इज योर इनकम, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम. थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन बहुत कलेक्ट करती है डिपार्टमेंट. इनफैक्ट आजकल तो डिपार्टमेंट आपको आपकी जन्म कुंडली दे देती है सीधा. दे विल टेल यू ये आपका इस साल का इनकम है. आपको स्टेटमेंट आता है इनकम टैक्स पोर्टल पे, ये स्टेटमेंट है, दिस इज डिविडेंड, ये म्यूचुअल फंड्स आपने सेल किए, ये बैंक में एफडी है, कहाँ से, बैंक के साथ टाई अप है, आरबीआई के साथ टाई अप है, आईपीओ आप शेयर्स खरीदते हैं उनके साथ टाई अप है, म्यूचुअल फंड्स के साथ टाई अप है. सबको बोला गया है सबकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सबमिट करने का. हर एक का म्यूचुअल फंड आप जो सेल करते हो म्यूचुअल फंड कंपनी को पता है. इतना ही नहीं, आप क्रेडिट कार्ड का कितना खर्चा करते हो वो भी आपको स्टेटमेंट आ जाएगा. स्टेटमेंट में वो भी आता है, क्रेडिट कार्ड बिल्स 25 lakhs. You have a credit card bills of 25 lakhs and you're not filing income tax returns. There was a client who got a notice.
He wasn't my client, he became my client after he got that notice. So he came to me. He said, I'm not filing the returns, but I got this notice. So I said, look, if the notice very clearly has no, credit card company को बोला जाता है सबका डेटा हमको दे दो. तुमको पता है तुम बैंक में जाके अकाउंट खोलने जाओ, आपका पैन मांगेंगे. बैंक को आपके पैन से लेना देना नहीं है. बैंक को इनकम टैक्स को डेटा देना है, इसलिए आपका पैन मांगते. जहां जहां आपका पैन मांगा जा रहा है वहां वहां डेटा इनकम टैक्स पर पहुंच रहा है. झेपता है क्या तुमको? तो बैंक में बैंक का एफडी कितना है, इंटरेस्ट कितना है, बैंक बोलती है पैन नंबर सो एंड सो, हमारी बैंक ने इसको इतना इंटरेस्ट दिया, चला गया डेटा इनकम टैक्स के पास. एचडीएफसी में अकाउंट है, एचडीएफसी बोलेगी मेरे पास भी है, इस पैन का इतना इंटरेस्ट, सब पैन का सॉफ्टवेयर डेटा कंसोलिडेट करेगा और उस पैन को उसका जन्म कुंडली हम दे देंगे, ये लो ये तुम्हारा इनकम है, अब रिटर्न भरो. So there's a lot of third party data collected. So don't think that जैसे use of technology सिर्फ तुमको नहीं आता है, income tax को भी आता है. Income tax is also using technology. There was times when I was an article, indirect tax और direct tax की balance sheet हम अलग अलग submit करते थे clients. Sales tax में P&L अलग, income tax का P&L अलग, कोई तालमेल नहीं था, सब manual था, कोई cross check नहीं करता था. अब GST का data and income tax का data is cross checked. और तो पहले से करके आ जाता है सब कुछ. आपको रिटर्न भरने के पहले यू गेट अ प्रॉपर रिपोर्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स पोर्टल सेइंग आपके पास कितने घर है, आपको कितना रेंट आ रहा है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपने म्यूचुअल फंड कितना बेचा, सारा डेटा आपका इनकम टैक्स के पास रेडीली अवेलेबल है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो ये जो मन में आपके सवाल आएगा ना, मैम इनकम टैक्स को कैसे पता चलेगा, इनकम टैक्स को सब कुछ पता है. ठीक है? Yes, so you will understand that slowly and steadily. Now let us understand here. Of course, expenditure will be deducted now from the vada pav. वरुण क्या सिखाया मैंने, तुम बोलो. क्या हम इनकम टैक्स ग्रॉस रिसीट्स पे पे करते, क्या नेट रिसीट्स पे? नेट रिसीट्स पे. बेटा व्हाट इज नेट रिसीट्स? ग्रॉस माइनस एक्सपेंसेस. सो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू पे इफ माय collection of coaching fees is 25 lakhs. So on the 25 lakhs, I'm not going to pay income tax. From 25 lakhs, I will say less classroom expenses, electricity bill, depreciation of iPad, projector expenses, AC expenses and all that stuff minus करके जो profit आएगा उस पे हम tax देंगे. Income tax is on net receipts. GST I will pay on 25 lakhs. आपसे मैं GST लूंगी and I will give it to the government. समझ में आता है क्या? Okay. Now let us understand. असेसी कौन है? असेसी एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स. दूसरा असेसी कौन है? एनी पर्सन अगेंस्ट हुम कुछ प्रोसीडिंग चल रहा है. प्रोसीडिंग मतलब हमने नोटिस भेजा है, हम आपका चेकिंग करने को आए, तुम बोलते नहीं मेरे को टैक्स पेबल नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा डाउट आ रहा है कि तुमको टैक्स पेबल है, तुम्हारे अगेंस्ट हम केस कर रहे हैं, वी आर लुकिंग इनटू इट, हम चेकिंग करने को आए, प्रोसीडिंग चालू है कुछ, देन यू विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज असेसी. और अ पर्सन who is assessable in respect of some other person's income. जैसे parents have to pay tax for minor's income. Okay? Every person is deemed to be an assessee or an assessee in default. आपने कुछ default किया, आप भी हमारे assessee बन जाओगे. आपने default किया तो you will also become our assessee. तो आप assessee, actually आपने tax pay करना चाहिए, but आपने नहीं किया, आपने default किया. So आप भी हमारे लिए असेसी हो. एनी पर्सन जिसको टैक्स पेएबल है, एनी पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चालू है, तुम बोलते हो नहीं नहीं मेरा इनकम नहीं है, तुम्हारा इनकम नहीं है, कभी कभी वी विल आस्क यू टू पे टैक्स ऑन समबडी else's income. This is called as clubbing. Are we going to learn it in inter only? Yes, we are going to learn a chapter of clubbing. ठीक है? ओके. असेसी के बाद पर्सन. ओ माय गॉड, पर्सन की डेफिनेशन में तो अभी पीएचडी हो गया. पर्सन की डेफिनेशन में पीएचडी हो गया हमारा. करेक्ट? इंडिविजुअल. चलो रिपीट करो लाउड एंड क्लियर. इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एजेपी. आर वी ओके विद दिस? यस. फर्म में एलएलपी आ जाता है. इज दैट ओके? जीटीआई. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीटीआई? व्हाट इज जीटीआई? एंड व्हाट इज इट? The total of 5 heads of income. What is gross total income? Total of 5 heads of income. Section 14 of Income Tax Act. How to remember? 1 plus 4, 5. How to remember? Which section? 14. 5 heads. 1 plus 4, 5. So section 14 of the Income Tax Act defines GTI, or it talks about GTI. It doesn't define, but it talks about GTI, and it says total of 5 heads of income is going to be called as GTI.
Do we pay tax on GTI? No, ma'am. We pay tax on NTI. Perfect. So this is the 5 heads of income. Okay. Salary का section जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, of course, salary is from section 15 to 17. House property is from 22 to 27. PGBP is from 28 to 44. Capital gains is from 45 to 55. IOS is from 56 to 59. ये बीच में कौन से sections गायब है? ये deleted है. अगर एक्ट में कोई भी सेक्शन डिलीट हो जाता है उसकी जगह खाली रखी जाती है. 18 की जगह नया 18 नहीं ऐड होता है, तो सेक्शन रिमेन्स और लास्ट लाइन पे होता है दिस सेक्शन हैज बीन डिलीटेड. सो अगर कोई सेक्शन डिलीट हो जाता है तो ऐसा नहीं चलो उसकी जगह खाली हो गई इसको जगह दे दो, नहीं, द सेक्शन की वो जगह हमेशा खाली रहेगी. क्यों? क्योंकि कहीं कुछ पुराना केस लॉ होगा जहां सेक्शन 18 का रेफरेंस है. ओके, तो कहीं पुराना सेक्शन होता है ना, पुराना कोई केस लॉ होगा तो पुराना कोई सेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कंफ्यूजन हो जाए. तो सेक्शन 18 जो पहले था वो था और अब वो डिलीटेड है. सो 18, 19, 20, 21 हैव बीन डिलीटेड. उनकी जगह कभी भी भरेंगे नहीं. दैट विल ऑलवेज बी एम्प्टी एंड डिलीटेड सेक्शंस. इज दैट ओके? यस मैम. ये सेक्शन नंबर याद रखने हो जाएंगे लर्न ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. डोंट वरी अबाउट इट. आगे. एम आई गोइंग फास्ट? स्पीड इज ओके ना? मतलब हो गया है ना एक बार, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ. इज दैट ओके ना? अच्छा, इंडिया की डेफिनेशन. इनकम टैक्स एक्ट इज पेएबल टू होल ऑफ इंडिया. मज्जा. क्या बोलने का? मज्जा. लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इंडिया. इंडिया मतलब सिर्फ लैंड मास नहीं, लैंड, नॉट द इंडियन लैंड. इंडियन वाटर्स भी होता है. क्या होता है? इंडियन वाटर्स भी होता है. अभी ध्यान से सुनना. नोबडी विल टॉक एंड यू विल जस्ट फोकस एंड लिसन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया? इतना पॉइंट्स हमने इंडिया की डेफिनेशन में कवर किया है कि इंडिया मतलब मैम द लैंड मास. ये जो लैंड मास है वो इंडिया है, ऑफ कोर्स है. ये इतना ही इंडिया नहीं है, इवन द वाटर्स. सो वॉट एवर इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, दिस इज ऑल्सो इंडिया. द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स विल ऑल्सो बी इंडिया. कहां तक है इंडियन वाटर्स? 12 नॉटिकल माइल्स. कितना? 12 नॉटिकल माइल्स. सबका बाउंड्री डिफाइंड होना चाहिए कि नहीं? हम कहाँ तक जा सकते हैं? इसके आगे नो मैंस लैंड, या किसी की भी जमीन नहीं होती है. उसके यस इंटरनेशनल वाटर्स, उसके बाद किसी और कंट्री की बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगी. सो आप बहुत बार पढ़ते हो, पता है क्या, कि तमिलनाडु या कोई फिशरमैन होते हैं, फिशिंग करते करते गलती से श्रीलंकन वाटर्स में चले गए. सो दे कॉट देयर बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू एंटर अनदर कंट्री विदाउट अ पासपोर्ट, विदाउट अ परमिशन, विदाउट अ वीजा. यू कांट गो इन. Visa is what? Permission to enter somebody's territory. I can't enter. So these fishermen are caught. Then the government has to negotiate. Arey, they're uneducated. There's no terrorism. ऐसा कुछ नहीं था. It was just by mistake. It's a very big mistake. So this is what happens. So our boundaries are defined. So very clearly 12 nautical miles. Nautical miles is a road का distance हम kilometers में measure करते हैं. वैसे पानी को हम नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं. कैसे मेजर करते हैं? नॉटिकल माइल्स. इफ यू वांट यू कैन जस्ट गूगल 1 नॉटिकल माइल्स इज हाउ मेनी किलोमीटर्स. गूगल करते हैं. चलो गूगल करो जल्दी. 1 नॉटिकल माइल्स कितना किलोमीटर्स है देख लो एक बार. प्रोप्राइटर के लिए रिबेट मिलता है ना फैजान? प्रोप्राइटर म्हणजे इंडिविजुअल बेटा. 1.8 व्हाट किलोमीटर्स. So 1 nautical miles is roughly 1.8 kilometers. समझ में आ रहा है क्या? 1 nautical miles is roughly 1.8 kilometers. तो 12 nautical miles तक इंडियन लैंड मास से जो भी वाटर होगा उसको क्या बोला जाएगा बेटा? इंडियन टेरिटोरियल जोन. इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स क्या बोला जाता है? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स. चलो everybody sit straight, spine cord straight, eye contact with your teacher. Come on, sit straight, charged up. I know it's a little bit of theory done. We are just, you go through this, pull this chapter off and then we'll go on to something very interesting. ठीक है? चलो इंडिया की डेफिनेशन बताओ, फटाफट बताओ. लैंड मास, मैम जो भी इंडियन लैंड मास है वो तो है ही, प्लस कितना रहे? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स कितना है? 12 नॉटिकल माइल्स. कितना? 12 नॉटिकल माइल्स. इज दैट ओके? यस. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड मैम ये तो वाटर हो ही गया. इतना ही नहीं, हम क्या बोलते पता है क्या? ये जो इंडियन टेरिटोरियल वाटर है उसके ऊपर का एयर स्पेस भी इंडिया है,
उसके नीचे सी बेड, सी सॉइल भी इंडिया है. इफ somebody is doing some business like oceanology, pearl industry, minerals का कुछ काम हो रहा है, ओशन सी बेड पे हो रहा है बॉस, दैट इज ऑल्सो इंडिया. इधर भी टैक्स देना पड़ेगा. और तुम इनकम कमा रहे हो हवा में, कुछ काम कर रहे हो इन द एयर स्पेस, दैट एयर स्पेस इज ऑल्सो इंडिया. डोंट कम एंड टेल अस कि आई एम नॉट अर्निंग इनकम इन इंडिया सो आई एम नॉट पेइंग टैक्स. नो 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 नो. लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इंडिया. इंडिया इंक्लूड्स इंडियन लैंड मास 12 nautical miles तक इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड बिलो इट, सी एयर स्पेस अबाउ इट इज ऑल्सो इंडिया. इतना ही नहीं, कभी कभी देर आर EEZ होता है. क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं दे आर अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, बहुत आगे तक. इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स तो सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है. NM नॉटिकल माइल्स का मीनिंग क्या है? NM इज द शॉर्ट फॉर्म दैट वी यूज. किलोमीटर्स कैसे लिखते हो आप? वैसे हम NM लिखते हैं, नॉटिकल माइल्स. ये पानी के डिस्टेंस को मेजर करता है. एक नॉटिकल माइल्स रफली आपने देख लिया कितना है? 1.8 किलोमीटर रफली, अंदाजन. ठीक है, यस. तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक मैम इंडियन वाटर्स है. ये आगे 200 तक क्यों जा रहा है? व्हाई 200 नॉटिकल माइल्स? लुक एट द वर्डिंग. आपको ना नाम से भी समझ में आता है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. क्या बोलते हैं? रिपीट विथ मी. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. दिस इज अ जोन जहां पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने की परमिशन है. आपको जैसे मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है वो बहुत यहाँ 12 नॉटिकल माइल्स पे नहीं करके चलता है. दैट इज डन अ लिटिल फार अवे. सो एवरी कंट्री हैज बीन अलाउड दिस 200 नॉटिकल माइल्स. तो 200 नॉटिकल माइल्स की कुछ जोन्स है जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो. दैट टू लिमिटेड टू मिनरल एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन. तो आई कैन डू दैट. तो वहां पे भी अगर कुछ काम चल रहा है और वहां पे तुम पैसे कमा रहे हो तो बॉस इनकम तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इंडिया की डेफिनेशन में कवर्ड है. Income Tax Act applies to whole of India. Boss, what is India? Should I earn income only on land? No, no, no. You can earn income in water. You can earn income in airspace. You can earn income on the seabed and sea soil. That is also India. And pay income tax to us. इतना ही नहीं. Do you realize कि जब आपका do you realize that when the water starts, जहाँ पे land खत्म हो जाता है, क्या वाटर इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है? क्या लैंड एकदम से ऐसा गायब हो जाता है? क्या नहीं मैम. धीरे धीरे लैंड का एक स्लोप होता है. व्हेन यू एंटर द सी, ऐसा नहीं है कि लैंड एकदम से गायब हो गया. धीरे 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 दैट स्लोप गोज डाउन 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 एंड इट गोज डीप डाउन. So then nowhere. So that is also called it's called as a continental shelf. So when ये एक slope होता है, ऐसा slope जाता है, the land will go down. This thing that I'm drawing, criss cross में जो कर रही हूँ, this is called as अंडमान निकोबार कवर्ड अंडर EEZA. अंडमान निकोबार प्रॉपर आइलैंड है, अपना कंट्री है, उधर लैंड मास भी है. हाँ, तो ये देखो, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. इस पे भी अगर आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इंडिया. द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ स्लोप, लैंड स्लोप बिलो द वाटर. ऐसा नहीं होता ना जहां पे पानी चालू होता है एकदम लैंड गायब और डूब लैंड नीचे और एकदम से पानी चालू, ऐसा होता है क्या कभी? इट्स ग्रेजुअली स्लोप्स डाउन. दैट स्लोप ऑफ लैंड बिलो द वाटर इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ. एंड दैट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ऑल्सो इंडिया. एंड दैट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ऑल्सो इंडिया. ओके, so here let's see what is India. India is territory of India. Perfect. Indian waters, territorial waters होते हैं. This is up to 12 nautical miles. It is continental shelf. What is continental shelf? This is the slope of land below the water. The diagram will show you below the water. Exclusive economic zone is 200 nautical miles. Any other maritime zones भी होते हैं ना, नेवी वगैरह के maritime zones. तो जहाँ पे maritime zones हम एक maritime act है, इंडिया में इतने acts है ना, I'll tell you what. So ये जो maritime zones होते हैं उसको भी हम इंडिया में count करते हैं. Then you have, so what is this India see now? ये land mass है. उसके बाद ये 12 nautical miles लिखा है. ये क्या लिखा है? 12 nautical miles and 200 nautical miles. और ये जो brown continental shelf ये भी है. This is also India. समझ में आ रहा है क्या? हाँ मैम, ये बीच में 24 नॉटिकल माइल्स क्यों लिखा है? उसको बोला गया है कॉन्टिजियस जोन. ये यहाँ नहीं लगता है. दिस कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड इन कस्टम्स. यहाँ पे पता है क्या क्या होता है? ये क्यों दिया है कस्टम्स में? वो आप मूवीज में देखते हो ना,
कोई तो ऐसे पानी में चोर जा रहा है बोट लेके, ऑफिसर उसके पीछे जा रहा है, देन ही क्रॉसेस द बॉर्डर्स, देन आई कांट गो बियॉन्ड दैट. So an officer is allowed to chase a person up to 24 nautical miles. Officer is allowed to chase a person up to 24 nautical miles. तो मुझे अब कहीं हिंट मिल गया कि यार इस बोट में कुछ स्मगलिंग हो रहा है, ये इंडिया छोड़ के भाग रहा है, सो आई गो एंड चेज हिम. तो टिल वेयर कैन आई गो एंड हैव अ राइट टू कैच अ पर्सन इफ दैट पर्सन हैज गॉन आउटसाइड. सी जैसे हमारे यहाँ से नीरव मोदी है या somebody has gone outside India. Can we go and catch them there? We don't have authority. We have authority to catch a person only on our land. तो वैसा ही वी हैव एन अथॉरिटी टू कैच अ पर्सन अप टू 24 नॉटिकल माइल्स. कहां तक आप उसको पकड़ सकते हैं? 24. एक बार वो 24 नॉटिकल माइल्स के आगे चला गया और किसी और कंट्री में चला गया, अपने को उस कंट्री का परमिशन लेना पड़ता है, उनको रिक्वेस्ट, उनको प्रूफ दिखाना पड़ता है, ये देखो ये सही में चोर है वगैरह वगैरह वगैरह, एंड देन वी गेट अ परमिशन टू गो देयर एंड कैच देम. डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस, बिकॉज उनकी कंट्री में उनके लॉज अप्लाई होंगे. आई कांट गो एंड डू माई दादागिरी ओवर देयर. झेपता है ना तुमको? हाँ. So that is what beta definition of India. चलो, do you know what is NTI? चला चला लवकर. What is NTI? Net taxable income, which is equal to GTI minus deductions, and deductions are under chapter 6A, starting from section 80C to 80U. पक्का झेपता है? Sure? Yes. Meanwhile, let me just see if the PPT is here on this. एक बार पीपीटी दिखा देती हूँ और फिर चाहिए तो बीच में अपन हो गया. दिस ऑल आई हैव टॉट यू. ओके, ये एक ही बचा है, कॉन्सेप्ट 6 एक बचा है. ठीक है. जीएसटी पीपीटी इज देयर. हाँ है. There is a PPT. There is a GST PPT is more interesting, but that I'll show you when we come to GST, right? बीच में पीपीटी दिखा दूं फिर तुमको? नहीं आ रहा है यहाँ पे भी. हेमंत, मी पीपीटी दाखवते, मला फक्त HDMI ह्याला लावून द्या ना, चेंज करून द्या. फक्त हेच इथे करून घेऊ ना, बाकी काही नाही ना. मग नंतर मला आयपॅडवर शिकवायचं आहे. आता फक्त पीपीटी दाखवते. शिवराजलाच फोन करत होते. हो, ऑन आहे. पीपीटी पण ऑन आहे. मी एवढी झूम आहे का तिथे? 2 minutes. विल जस्ट स्टार्ट. थोड़ा सा पीपीटी देख लेंगे एंड देन विल कम टू द रिमेनिंग थ्योरी पार्ट. ओके, थ्योरी है, ये चैप्टर खत्म करने को थोड़ा थ्योरी करना पड़ेगा.
2 minutes, we'll just start. EZ में जो भी आएगा वो इंडिया का होगा बेटा. स्वास्तिक इट विल बी इंडिया को बिलोंग करेगा. 200 नॉटिकल माइल्स इंडिया का ही होगा. इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया. इट कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ इंडिया. No, we decide that. International laws are there. We decide whose what boundary is there. If it's overlapping, they'll take a call. 2 minutes, huh? We're just starting the. He'll just connect it. एवढा का वेळ लागतो पण? इथलं नाही आहे ना, हेच आहे ना. हे येत आहे. हे का नाही येत आहे? काय ह्या पोर्टला काही झालं का? हा रिस्टार्ट करू का एकदा? नाही ना, घेता येत नाहीये मला ते. पेनड्राईव्ह आयपॅडला नाही ना चालत. तो कनेक्टर वगैरे घेऊन मग लावायला लागेल. पण लॅपटॉप का नाही कनेक्ट होतो? थांबा मी रिस्टार्ट करते एकदा, लास्ट बघू स्टार्ट झाला तर. पण लॅपटॉप होतो की आपला कनेक्ट? HDMI आहे ना ही. हमारा रीस्टार्ट होता है. ओके एक दो क्वेरीज है यहाँ पे, तक मैं क्वेरीज ले लेती हूँ. मैम अगर 200 नॉटिकल माइल्स इंडिया में तो ऑफिसर 24 तक यू ऑफिसर्स अलाउड टू गो ओनली अप टू 24 बिकॉज 200 नॉटिकल माइल्स पे यू कांट डू एनीथिंग एल्स. यू आर अलाउड टू डू, इट्स अ एक्सक्लूसिव economic zone. You can just carry out economic activities, okay? And these are the laws which have been decided, so we can't change anything about that. ठीक है? This was whose query? Okay, this query is done. Ma'am, उस दिन I was sick, that's why I joined live but taken recorded. But one doubt. हाँ तो ask ना, what is one doubt? Stake और shareholder का मतलब same होता है या? Stakeholder is a shareholder. I have stake in that company means I am having a part in that company. I'm a part owner of that company. Yes, it's the same. But I didn't use the word stakeholder, shareholder anywhere, did I? झाला का? हेमंत येते का? लैपटॉप स्टार्ट झाला. आपको मेरे को लग रहा है पीपीटी मतलब अपना कुछ तो भी यही है, जिंक्सटी है. ओके नाही तुम्ही करून द्या, मला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. थोड़ा सा थ्योरी कंटिन्यू करेंगे जब तक वो पीपीटी का. आई डोंट नो व्हाई द लैपटॉप इज नॉट HDMI पोर्ट यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता. he'll come, he'll do something about it. okay let's see this now. If guys come on tell me, कोई मुझे बता सकेगा डिफरेंस बिटवीन 3 थिंग्स व्हाट आई हैव टॉट यू. मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, कोई तो आके ट्राई कर सकता है. ठीक है, आई वांट यू टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन, रिलीफ या हमने जो भी पढ़ा है एंड डिडक्शन. सी आई टेल यू वन थिंग, डिडक्शन कहाँ से लेस करता है? यस टेल मी. जी डिडक्शन कहाँ से लेस होता है? फ्रॉम GTI. वेरी गुड. कोई एग्जम्पशन के बारे में बोल सकता है? यस
यस, सो इट्स कंप्लीटली एग्जाम्ड, इसको हम वर्किंग में कंसिडर करते ही नहीं है. सो यू नो ये आपको डिफरेंस. और रिलीफ, हाँ बट नहीं, आपने अभी आज मार्जिनल रिलीफ सीखा. रिलीफ में अलग अलग रिलीफ भी है. सैलरी के चैप्टर में भी रिलीफ सिखाने वाली हूँ. सैलरी के चैप्टर में भी आपको क्या सिखाने वाली हूँ? रिलीफ सिखाने वाली. बट रिलीफ ये शब्द मतलब वी आर गिविंग यू सम डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट टैक्स से माइनस होता है. रिलीफ कहाँ से माइनस? आई टेल यू वन थिंग, हर चीज की एक जगह होती है. जैसे घर में अगर आप फ्रिज लेके आए तो क्या उसको बेडरूम में रखेंगे? नो. मैं अगर आप डाइनिंग टेबल लेके आए तो विल यू कीप इट इन योर हॉल और लिविंग रूम? नो. टीवी को आप किचन में रखोगे क्या? वैसे ही आप जो मिक्सर है, तो वैसे ही जैसे अपने घर में हर चीज की एक जगह होती है, वैसे इनकम टैक्स में हर शब्दों की कुछ मीनिंग और जगह होती है. सो व्हेन आई से एग्री इनकम इज एग्जाम्ड, बॉस इसको कहीं दिखाते नहीं है. मैम जब डिडक्शन शब्द यूज करेंगी उसकी जगह जीटीआई से माइनस करने की होती है. मैं जब रिलीफ शब्द यूज करूंगी उसको टैक्स से माइनस करते हैं. मैम रिलीफ है तो मैं इनकम से माइनस करूं क्या? नहीं, हर चीज की एक जगह होती है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डाइनिंग टेबल की एक जगह है, किचन में फ्रिज की एक जगह है, तो यू कांट कीप, सो फ्रिज कैन नेवर गो इनटू योर बेडरूम, और योर मिक्सी और द गैस स्टोव कैन नॉट कम इनटू योर लिविंग रूम, राइट? सो हर चीज की एक जगह होती है. वैसे ही इनकम टैक्स में भी हर चीज की एक जगह होती है. सो ये जगह की बात आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पशन का चैप्टर 10 में आता है, सेक्शन 10 में आता है, अलग से होगा, मैं सिखाऊंगी. डिडक्शन अलग से सिखाऊंगी. रिलीफ में और भी मुझे रिलीफ सिखाने आपको. But today, if I had read this theory first, then you wouldn't have understood. Today, when I am teaching you this, after having taught you marginal relief, you understand this. After having given you an example of agri income. So exemption माने वो income मैम जो income tax उस पे हमें देना नहीं होता. We are exempt. No tax is payable. It is exempt from tax. Exempt income is never added in GTI. Exempt income is never added in GTI. Deductions हम कहाँ से लेस करते हैं? Deductions are deducted from GTI. So deduction शब्द आया तो उसकी जगह GTI से माइनस करने की. Exemption शब्द आया तो उसको इनकम में लेना ही नहीं है. और रिलीफ शब्द आया तो उसको टैक्स में से माइनस करना है. उसको टैक्स में से माइनस करना है. समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes. So see, exemption is section 10. Exemption, exempted from tax मतलब this is not included in total income, मतलब इसके ऊपर this is outside purview of tax और इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. समझ में आ रहा है क्या आपको? पक्का? Now from the GTI डिडक्शन कहाँ से लेस होते हैं? डिडक्शंस है चैप्टर 6 से. So deductions are deductions from GTI. डिडक्शन माइनस करने के बाद आएगा NTI और फिर NTI पे लगेगा टैक्स. ठीक है. अब आगे रिलीफ है. रिलीफ में बहुत से रिलीफ है, तो देयर इज सेक्शन 86 एंड देयर इज सेक्शन 89. सो वी आर गोना लर्न मोर रिलीफ, बट वी आर गोना लर्न अबाउट मोर रिलीफ इन द चैप्टर ऑफ सैलरी. और भी बहुत सारे रिलीफ्स होते हैं जो आपको इंटर में नहीं है, फाइनल में सीखोगे. सो राइट नाउ इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मार्जिनल रिलीफ. बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है? मार्जिनल रिलीफ. देयर इज मोर रिलीफ दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इन द चैप्टर ऑफ सैलरी. रिलीफ कहां से लेस होता है? रिलीफ इज रिड्यूस फ्रॉम टैक्स. मार्जिनल रिलीफ आप कहां से लेस करते हो? टैक्स से. डिडक्शन कहां से लेस करते हो? जीटीएम में से. हर शब्द की एक जगह है. समझ में आ गया? यस. सो देयर शुडंट बी एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस. Now examples. Mr. A is running business from 1998 से वो बिजनेस कर रहा है. कब से बिजनेस कर रहा है? 1998 onwards. The previous year उसके लिए क्या होगा? अगर असेसमेंट ईयर मैंने आपको बोला 23-24 है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? From 1st April 22 to 31st March 23. मतलब we are talking about PY 22-23. We are talking about PY 22-23. समझ में आ रहा है क्या? पक्का? Yes. Now let us see what is happening here. What is happening here? A chartered accountant sets up his profession on 1st July 22. तो किसी CA ने डिसाइड किया let me set up my profession on 1st July 22. CA day, foundation day, CA day. So I decided कि let me start my practice on that day. So बेटा उस साल के लिए क्या मेरा PY 12 महीने का होगा? नहीं. My PY will be from 1st July 22 to 31st March 23. इसको बोलेंगे PY 22-23 और वो होगा AY 23-24. So जरूरी नहीं है my PY will always be of 12 months. Can I start my business in middle of the year? Yes,
and then that will be my PY will start from that date and it will compulsorily end on 31st March. समझ में आ गया? There was a time when income tax had started. कोई ईयर का फंडा नहीं था, जिसको जो पीरियड का भरने का रिटर्न भरो, मेरी मर्जी. मैंने बिजनेस आज स्टार्ट किया जुलाई में, मैं ये जुलाई से लेके जून तक का रिटर्न भरेगी, तो मैं अगला आगे कंटिन्यू करेगी. एवरीबडी वॉज डूइंग डिफरेंट थिंग्स. देन वी स्ट्रीमलाइंड एंड देन वी केम विद द डेफिनेशन ऑफ द ईयर प्रीवियस ईयर. पहला ऐसा होता था कि ईयर भी डिफाइंड नहीं था, तुम्हारी मर्जी, तुम इनकम कमा रहे ना, कोई भी 12 महीने का तुम आके रिटर्न भर के चले जाओ. हर एक जन अपने अपने हिसाब से ईयर फॉलो करता था. कितना कंफ्यूजन है कि नहीं? अभी उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया. सबके लिए ईयर इज गोइंग टू बी फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. झेपता है? पक्का? ओके. कॉन्सेप्ट 6 इज अ न्यू कॉन्सेप्ट. आई कीप इट पेंडिंग. कॉन्सेप्ट 6 आई कीप इट पेंडिंग. चलो बीच में एक टैक्स कैलकुलेशन दे देती हूँ, फटाफट करना. अच्छा, मैं चैप्टर 1 पे एक कहूट ऐप है, उस पर टेस्ट लेने वाली हूँ. तो एक कल या परसों अपन टेस्ट. क्या टेस्ट? मतलब हाँ टेस्ट मैम, हम ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल टेस्ट ऑन टैक्स कैलकुलेशन, हेडलाइंस, ये सब आराम से मस्त पढ़ के आने का. परसों मैं एक दिन पहले आपको बोल दूंगी, मोस्टली ऑन वेडनेसडे आई विल टेक अ टेस्ट. अब हो गया, अभी इतने सारे सवाल आएंगे ना मुझे, मैम टेस्ट क्या है, कैसे होगा, कितने मार्क्स का होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा क्या, रिटन टेस्ट होगा क्या, हम कैसे देंगे, फलाना फलाना फलाना. ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, तुम्हारा कंसर्न पढ़ाई करना है. टेस्ट का चैप्टर सिलेबस पता चल गया, काम खत्म. योर कंसर्न इज ओनली सिलेबस. सिलेबस क्या है? चैप्टर 1. इज दैट ओके? हाउ टू गिव द टेस्ट आई विल इन्फॉर्म यू 1 day बिफोर. माई कम्युनिकेशन इज वेरी क्लियर. The day I shift to the app, I'll tell you 1 day before. I like communication to be extremely clear with the students because otherwise it creates too confusion. तो मेरे को अर्ली मॉर्निंग आज या कल मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आया, मैम कल लेक्चर यूट्यूब पे होने वाला है क्या? मेरा मन नहीं था उसको रिप्लाई करने का, फिर भी मैंने कर दिया. क्यों? क्योंकि मैंने बोला था यूट्यूब पे लेक्चर रहेगा, मंडे ट्यूसडे तक रहेगा. अभी भी आई डोंट नो, वेडनेसडे तक भी हो सकता है, मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, चलो आप अभी पहले सॉल्व करो. कैलकुलेट टैक्स ऑन आपका. अभी क्रिकेटर किसका लेंगे, कौन सा क्रिकेटर लेंगे, उसका इनकम गूगल करते हैं. हाँ, विराट कोहली. ओ माय गॉड, टू हाई इनकम. कोई एवरेज और लो ना. किसका, कौन क्रिकेटर देखो अपन गूगल करते और उसका ये निकालते हैं. टिल देन वील फिक्स द पीपीटी पार्ट. सो आई वांट यू टू, या अच्छा चलो किसी एक्टर का लेते हैं, फुटबॉल प्लेयर का लेंगे, किसी एक्टर का ले लेते हैं, है ना. हाँ देते हो तोच से. झालं का कॉपी? कुठला बघू केला हो. अब तुमने क्या कर दिया, कौन किसका लेते बोलो ना जल्दी. कौन है? अक्षय कुमार का इनकम निकालो, कितना हुआ है. या रणवीर सिंह का निकालोगे? नो, वरुण धवन. चुप रे, चल. वरुण धवन का, शाहरुख खान का. ए मैंने बोल दिया ना, चलो दो ही है तुम्हारे पास, रणवीर सिंह या अक्षय कुमार का इनकम निकालो. चलो निकालो. अक्षय कुमार का टेंटेटिव अप्रोक्सीमेटली इनकम देखो कितना है. बहुत आएगा तो अपन 1 0 कम कर लेंगे. मला तर डाऊट आहे कनेक्ट होईल, पण हे का नाही चालत आहे का? माझं पोट बिघडलंय. कितना है? कितना? 45 करोड़. 45 करोड़. तो 1 0 कम कर लेके अपन, हाँ अपन 4 करोड़ लेके चलते. ठीक है. यस. सो राइट डाउन. अज्यूमिंग किसका निकाला तुमने? ओके. अज्यूमिंग अक्षय कुमार इनकम इज 4 करोड़. अज्यूमिंग अक्षय कुमार इनकम इज 4 करोड़. कैलकुलेट टैक्स. अज्यूमिंग अक्षय कुमार इनकम इज Akshay Kumar's income is 4 crores. Calculate his tax liability. Done? WhatsApp वरती देता का? हाँ मोनिका, असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ्स का होगा.
फुल कॅमेरा फक्त ऑन करा, मी स्क्रीन हे करते बंद. ओके, कम ऑन, कॅल्क्युलेट फर्स्ट. Dikshita, you want to change your medium to Hindi? Is it possible? You will have to check with ICI. There must be some process for that. You can do it. नाही होतं इथे व्हॉट्सअप वेब पण नाही चालू. नाही व्हॉट्सअप वेब होईल खरं, होतं इथे चालू, पण आता आज नाही होत आहे. का इथे वायफाय नाही आहे का कनेक्टेड का काय? आता अजूनही असं वाटतं की त्या लॅपटॉपवरतीच इझी जाईल. तुम्ही व्हॉट्सअप केलं का मला? हा मग करा बरं, मी ट्राय करते तोपर्यंत. Did you calculate? इंटरनेट नहीं है हेमंत. ओह Dikshita, I answered, Baba. You want to change from Hindi to English? It should be possible. Ask ICI, it's possible. Yes, कितना टैक्स आ रहा है? And do you realize his income is 10 times, so his tax is going to be almost 10 times. Okay? Yes. Can I get somebody's book so I'll just read it out? Yes. Okay. 4 करोड़ पे कोई रिलीफ वगैरह का सवाल नहीं आता है ना? It's not closer to 1, not closer to 2 से काफी दूर है वो, है ना? Yes. Come on, YouTube students, give me your answers fast. Let's see what's the answer. हेमंत वाईफाई ऑन करून देता? कुठला आहे यातला? नाही आहे म्हणजे ह्यानी तरी होईल मग. Okay, let's check now the answer. The tax is 4 crore. NTI is 4 crore. सबका आ गया क्या ये? Yes. 4 crore पे मुझे बताओ बेटा टैक्स कितना आ रहा है? 1 crore 18 lakhs 12,500. फिर से देखना टैक्स कितना है? 1 crore 18 lakhs 12,500. कैसे मैम? 10 लाख पे टैक्स पता है? Do you know the tax on 10 lakhs? 10 lakhs पे टैक्स आएगा 1,12,500. 10 lakhs के ऊपर जो भी इनकम है उस पे टैक्स का रेट क्या होगा? 30%. उस पे टैक्स का रेट क्या होगा? 30%. So calculate tax at 30%. So you will calculate tax at 30%. समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes. So you will calculate tax at 30%. अब सुनना, उसके ऊपर आएगा सरचार्ज. I'll just write it of course and show it to you. Surcharge is going to be कितना रेट? Why? When the income exceeds 2 crores and up to 5 crores. Above 2 crores and up to 5 crores, the rate of surcharge is 25%. So rate of surcharge is going to be 25%. समझ में आ रहा है क्या? Yes. So surcharge किस पे निकालेंगे? टैक्स पे निकालेंगे. उसके बाद आपको क्या आएगा बेटा? टैक्स प्लस surcharge, which is coming to 1 crore 47 lakh 65,625. Correct? उसके बाद health and education cess is कितना?
4%, but how much is that coming to? 5,90,625, and tax liability finally is 1,53,56,250. Correct? Yes. So let's just check it. Ma'am, आप एक बार करके बताइए ना. Tax calculation. By now we should be okay with the tax calculations. How many tax calculations we've done? जिन लोगों को अभी भी tax calculation में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो you should watch the earlier lectures. Okay? Hi. No break. Break नहीं चल रहा है, ठीक है? 5 minutes का, इनका 2 hours का ही क्लास है. हाँ ठीक है. कल से मेरी एक और बैच स्टार्ट हो रही है 11 o'clock. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. स्क्रीन ऑन करता का 2 मिनट. हाँ, एक 5 मिनट का ब्रेक देना ही पड़ेगा मुझे वो पीपीटी का ये करने के लिए. मीनवाइल आई विल जस्ट शो दिस. रेडी क्या? ओके. Of course, when it is the tax would be his income would be 40 crores. Of course, his surcharge also would be 37%. हाँ, so exactly वो 10% नहीं आएगा. Roughly मैं वैसा बोल रही हूँ आपको. समझ में आ रहा है ना? Yes. चलो तो मैं नोट कर लूँ कि आपको टैक्स का अमाउंट एक बार दिखा देती हूँ. ठीक है? चलो. Here we go. हमने क्या अज्यूम किया है? किसका इनकम अज्यूम किया है हमने? मैम, why are we writing assume? Because हमने जस्ट गूगल किया और देखा कि अक्षय कुमार का इनकम कितना है? 40 to 45 crores. Yes? Yeah. 1 second. अंबानी का टैक्स निकालते हैं. अभी रुक जा, पहले अक्षय कुमार फिर अंबानी, ऐसे धीरे धीरे विल प्रोग्रेस. अंबानी का टैक्स निकालते, रुक जाओ. अक्षय कुमार का टैक्स का वर्किंग करेंगे पहले. तुमको आ गया क्या लेकिन वर्किंग सही तरीके से? हाँ, अब देखते हैं. सो व्हाट डिड वी अज्यूम रे बाबा? वी अज्यूम दैट अक्षय कुमार्स इनकम इज 4 crore. Actually, is his income 4 crores? No, we are assuming. Ma'am, we just googled and we saw his income is much more. Correct? Yes. So his NTI is 4 crores. बेटा 4 crores में कितना zeros डालेंगे? Yes. उसके ऊपर आपका टैक्स आया 1,18,12,500. Yes. How can we give the test? Everybody can give the test. Anybody and everybody can give the test. GD, PD, no admission, admission taken. Everybody can give the test. तो अभी इसके ऊपर कोई भी सवाल मत पूछना. ठीक है? रुक जाओ. टैक्स इज इक्वल टू 1,18,12,500. एट सरचार्ज. बॉस, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज? सरचार्ज इज 25%. सो 25% कम्स टू 29,53,125. सो बेटा टी प्लस एस कितना आया? 1,47,65,625. तो किसकी बात हो रही है? अक्षय कुमार की. अक्षय कुमार का जो इनकम है, एक्चुअली हमने गूगल किया 40 to 45 करोड़, बट हमने जस्ट अज्यूम करके 4 करोड़ का कर लिया. क्यों मैम? क्या हम 40 करोड़ का नहीं कर सकते? 40 करोड़ का भी कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? कैन यू नॉट कैलकुलेट? ऑफकोर्स यू कैन कैलकुलेट. ऑफकोर्स यू कैन. यू वांट टू ट्राई इट आउट? एड health and education cess. How much is that? 4%. And that is 5,90,625. So that comes to 1,53,56,250. ओम, तुझे क्या डाउट था? मुझे पूछ बेटा. So this is the tax liability. Anybody having any problem over here? So basically, are you able to do tax calculation for any person? Yes, I can do tax calculation for any person. किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? पक्का? Sure? Okay? ठीक है. Now, can we just actually take a 2 minutes break? I'll just set that thing for PPT and then I can start. So let's just take a 2 to 3 minutes break. YouTube student just 2 to 3 minutes break है. ठीक है? Yes. तो break ला क्या करता है? 2 मिनट. Just 2 to 3 minutes of break I'm giving you.
Okay, so let's start. I'll just quickly have a look at the, let's have a look at the PPT and then I'll try and finish the remaining theory part also. Okay, ready everybody? Come on, join in fast everybody, quickly. So let's understand everything about the taxation part. Whatever little part we are understanding, जो भी किया थोड़ा सा PPT form में समझ के लेंगे and then we'll continue with our theory part. ठीक है? Ready everybody? Here. So let's know when, how, where, what and everything about the income tax. So what is tax basically? Come on. Tax is a contribution or a fee that we pay to the government. Do you know government uses this revenue for what? It can use it for defense, it can use it for education, development, health, education and all that stuff. Correct? Then what are the two types of taxes? Tell me. There is direct tax and there is indirect tax. Now direct tax, the burden and responsibility is on the same person. वही पैसे कमा रहा है, टैक्स पे करने की भी जवाबदारी उसी की और उसकी जेब से भी पैसे उसी की जेब से जाने वाले. दिस इज बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन द सेम पर्सन. देन इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स क्या है? जीएसटी एंड कस्टम. एक्चुअली बर्डन किसके ऊपर आता है? कस्टमर. जेब से पैसे किसके जाते हैं? कस्टमर. लेकिन गवर्नमेंट किसको कैच होल्ड करेगी? गवर्नमेंट विल गो एंड कैच होल्ड ऑफ द, या गवर्नमेंट विल गो एंड कैच होल्ड ऑफ द सेलर. समझ में आ रहा है क्या? गवर्नमेंट विल गो एंड कैच होल्ड ऑफ द सेलर. सेलर को बोलेगी क्या यार ये क्या चल रहा है, तुमने टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट किया? सो सेलर इज रिस्पॉन्सिबल बट द बर्डन इज फॉलिंग ऑन द कस्टमर. ओके, द शॉपकीपर इज रिस्पॉन्सिबल एंड द बर्डन इज फॉलिंग ऑन द कस्टमर. आगे देखेंगे. सो भले मुकेश अंबानी इनकम टैक्स ज्यादा पे करेंगे, राइट? सो मुकेश अंबानी विल पे मोर इनकम टैक्स एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन, राइट? बट अगर मुकेश अंबानी या नॉर्मल पर्सन गो टू बाय प्रोडक्ट्स, the price will be same. This is the meaning that indirect taxes are regressive in nature. Indirect taxes are regressive in nature. Direct taxes are progressive in nature. समझ में आ गया? Yes. आगे Constitution किसके, मतलब who has given the power to the government to levy the tax? It's the Constitution. So who's over and above the government? It is the Constitution. उसके आगे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. सो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हैज 3 लिस्ट. यू ऑल नो अबाउट दिस 3 लिस्ट, राइट? सो यू नो हिस्ट्री, कितना पुराना टैक्सेशन है. टैक्सेशन बहुत पुराना है, ये राजाओं के जमाने से है, ये चाणक्य के टाइम से टैक्स लेवी किया गया है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस टैक्सेशन इज रियली वेरी वेरी ओल्ड. ऐसा नहीं कि बहुत नया कुछ टैक्स आया है, ये राजाओं के जमाने से लेवी होता था. Now the kings used to collect it of course in kind. They used to collect it in form of आपका crop का थोड़ा part, coins के form में या kind में भी collect करते थे. Okay? Now in 1857 क्या हुआ था? Revolt हुआ था. Revolt was done by Mangal Pandey and Rani Lakshmibai and many other people across the country. 1857 में British Treasury पूरी की पूरी खाली हो गई. इसके लिए, इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने सोचा अभी इनसे ही टैक्स वसूल करेंगे. And then they levied the first tax in 1860. So we had the first tax introduced by James Wilson in 1860. Is that okay? Then of course you have the Income Tax Act 1922, फिर आया 1961 और अब Income Tax Act 1961 plus Income Tax Rules 1962. Is that okay? Yes. आगे. Now let us understand Income Tax Law के बारे में पढ़ना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? मैम एक्ट पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड केस लॉज भी पढ़ने पड़ेंगे. Now when does a bill become an act? Do we all know the process of a bill becoming an act? Bill is presented in the houses of parliament. Both the houses of parliament will approve it, pass it, president will give the signature, sign it, and then the bill will become an act. Okay? Yes. Income Tax Act has how many sections? 298 sections and 14 schedules. Section के नीचे subsection, clause, subclause. You have to read it along with the provisos and explanations. Is that okay? आगे, do you remember Domino's buy one get one free? Yes. So what is buy one get one free? में आपको बोला गया है कि combo के साथ you can't I think read that purple में जो लिखा हुआ है, combo के साथ the lowest price will be free. यहाँ बोला है कि अगर आप combo लेते हो तो कौन सा price free होगा? The lowest price will be free. This is what the combo says. And this offer is not valid on a weekend. तो weekend को offer valid नहीं है, ये उसका proviso हो गया. और offer के बारे में ज़्यादा
क्लैरिफिकेशन देना मतलब हम क्या दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन. सो वी आर गिविंग यू अ एक्सप्लेनेशन. इज दैट ओके? यस. आगे सेक्शन 4 इज अ चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, जो बोलता है कि बॉस इनकम टैक्स इज अ लेवी ऑन इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर and you will have to pay income tax as the rate specified in the Finance Act. Okay? Income tax is a tax on income. तो इनकम के सोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड. आई हैव अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ अर्निंग इनकम, राइट? सो इंटरेस्ट हो सकता है, रेंटिंग हो सकता है, दुकान हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, एनीथिंग दैट आई डू टू अर्न माई इनकम. बट इनकम टैक्स एक्ट विल डिवाइड दिस इनकम इनटू 5 heads of income. So you know these are the 5 heads of income. You have income from house property, salary, PGBP, capital gains and IOS. Perfect. आगे ये आपका क्या है? computation है. What is the computation? You know the total of 5 heads is called as GTI. Then you have deductions. Then you have NTI. NTI पे हम calculate करेंगे टैक्स. अगर आपका NTI 5 लाख तक है और आप इंडिविजुअल हो और रेसिडेंट हो तो आपको मिलेगा रिबेट, वरना आप पे लगाया जाएगा 50 लाख के ऊपर सरचार्ज और आखिरी में लगाया जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. इज दैट ओके? क्या इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगेगा? यस. तो टैक्स की चोरी करोगे, पकड़े गए तो इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगेगा. इलीगल इनकम इज ऑल्सो लायबल फॉर टैक्स. इज दैट ओके? यस. आगे सेक्शन 4 बता के हो गया है. पर्सन्स. हु आर द पर्सन्स? यू हैव अ इंडिविजुअल, यू मे हैव अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. Okay. Red Chilies Entertainment, this could be a private limited company that they have formed. Then there is a LLP, you could have a company. LLP will also have partnership, you have local authority, you have AOP and you have BOI. Is that okay? Yes. What is assessment year and what is previous year? Do we know this already? Yes, ma'am. आगे what is the definition of India? India will consist of 12 nautical miles, Indian landmass 12 nautical miles, 200 nautical miles तक exclusive economic zone आएगा और यहाँ तक जो भी सी सॉइल एयर स्पेस अबाव इसको भी इंडिया में ऐड किया जाएगा. सो इफ यू आर डूइंग एनी वर्क इन द सी बेड एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, द लैंड स्लोप, उसको भी इंडिया की डेफिनेशन में ऐड किया जाएगा. इज दैट ओके? यस. नाउ this is an exception which I have to teach you. I'll tell you in another 5 minutes. ये exception भी मैं आपको अभी बता दूंगी. ओके. इनकम. इनकम में क्या हम सिर्फ रेगुलर इनकम को टैक्स करेंगे? नहीं. रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मतलब बिजनेस करना, सैलरीड पर्सन. कैजुअल इनकम मतलब लॉटरीज, कैजुअल इनकम, गो एंड बेट ऑन अ हॉर्स. बॉस, दिस इनकम विल ऑल्सो बी टैक्सेबल. वेदर योर इनकम इज रेगुलर और योर इनकम इज कैजुअल, you will have to pay tax. Correct? Do you know salary is an example of revenue receipt? Capital receipt is an example of sale of land. Okay? Salary is the example for regular income. Business income is a regular income also. But capital receipt is sale of land. Casual income पे surcharge का rate अलग नहीं है. अलग नहीं है. Normal income में add होगा और वही surcharge का rate लगाया जाएगा. Now what is this? Oh. Okay. Oh, method of accounting also I will tell you. This they're just talking about net receipts and gross receipt. Net receipt is what? Gross minus expenses. Do we pay tax on net or do we pay tax on gross? We pay tax on net. इसका हमें conclusion और अच्छे से पता चल गया. ये important है. Next slide में cover करती हूँ. अभी pay attention and listen. Do you know there are 2 methods of accounting? This is a new concept. Let me teach you. Very important concept. इस chapter का star performer है. क्या आपको पता है 2 method of accounting होते हैं? ओके. एक होता है कैश और एक होता है मर्केंटाइल. मर्केंटाइल विल ऑल्सो कॉल्ड एज ड्यू बेसिस, एक्रूअल. ड्यू एक्रूअल बेसिस मतलब वॉट एवर 12 महीने का इनकम आपको कैश में मिला हो या ना मिला हो, फिर भी आप उसको रिकॉर्ड करते हैं. हाँ. सो आई विल रिकॉर्ड इट बिकॉज द इनकम रिलेट्स टू 12 मंथ्स. कैश सिस्टम में आई विल रिकॉर्ड माई इनकम ऑन रिसीट बेसिस, आई विल रिकॉर्ड माई एक्सपेंसेस ऑन पेमेंट बेसिस. इनकम टैक्सेस ठीक है, ये तुम्हारे 2 मेथड्स है, ठीक है. सुन के लेना आगे का मेरा सेंटेंस. In accounts there are 2 methods of accounting. One is cash and one is mercantile. One is cash and one is mercantile. What does Income Tax Act say? Income Tax Act says we have 5 heads of income. How many heads of income? 5. इसमें से सिर्फ 2 heads of income असेसी को बोलते हैं. तेरे मन में आएगा ना कैश तो कैश, मर्केंटाइल तो मर्केंटाइल. You can follow any method of accounting.
सिर्फ 2 हेड्स ऑफ इनकम, बाकी के 3 बोलते हैं तुम्हारे बुक से, तुम्हारे मेथड ऑफ अकाउंटिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम हमारे हिसाब से इनकम कैलकुलेट करेंगे. डोंट कम एंड टेल मी यू फॉलो कैश सिस्टम, डोंट कम एंड टेल मी यू फॉलो मर्केंटाइल. 2 हेड्स कौन से? पीजीबीपी एंड आईओएस, दे आर फ्लेक्सिबल. पीजीबीपी एंड आईओएस क्या बोलते हैं? असेसी इधर आ, तू क्या कर रहा है? कैश, चल मैं भी कैश के हिसाब से इनकम टैक्स का वर्किंग करेगी. असेसी तू क्या कर रहा है? इधर आ. मर्केंटाइल बेस्ट है, आई विल ऑल्सो डू योर कैलकुलेशन ऑन मर्केंटाइल बेसिस. कौन है ये दो? कौन है ये दो लोग? पीजीबीपी एंड आईओएस. बचे हुए 3 हेड्स, सैलरी, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी. They don't care about what method of accounting you follow. Then ma'am, how do they do the calculation? You will learn that in the respective head of income. Only PGBP and iOS allow the assessor to follow any method of accounting. तुम कैश कर रहे, चल मैं तेरे साथ है, मैं भी कैश के हिसाब से करेगा. तू मर्केंटाइल कर रहे, अरे मैं तेरे साथ है, मैं भी मर्केंटाइल के हिसाब से वर्किंग करेंगे. लेकिन कैपिटल गेन, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, they don't care about your method of accounting. They don't care about your method of accounting. They say no boss, we don't care about your method of accounting. समझ में आ रहा है क्या? Okay? Yes. So ये मैं मार्क करके दूंगी of course. You know the ladder system? Yeah. So we know it's like a ladder system. For senior citizen it is 3 lakhs, right? And for very senior 5 lakhs. Correct. Some interesting facts. Of course these are old facts. 17-18 ये इसलिए important है क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का मुझे आपको डेटा देना था. फैक्ट्स ये है कि लगभग 12 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन होता है. इस बार इनफैक्ट ज्यादा हो गया. रफली आई टेल यू व्हाट, 1 लाख करोड़ का कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स का होता है और 1 लाख करोड़ का कलेक्शन इनडायरेक्ट का होता है. 1 लाख करोड़ पर मंथ, ईयर नहीं, 1 लाख करोड़ पर मंथ डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, 1 लाख करोड़ पर मंथ जीएसटी का. दिसंबर में 1.5 लाख करोड़ हुआ था, 1.49 हुआ था दिसंबर में. तो अभी बढ़ते जा रहा है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस. डीमोनेटाइजेशन के बाद कितने टैक्स पेयर्स बढ़ गए? 1 करोड़. मतलब इतने लोगों ने पैन नंबर ले लिया, रिटर्न भरना चालू कर दिया. 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स इंक्रीज, द नंबर इंक्रीज बाय 1 करोड़ आफ्टर डीमोनेटाइजेशन. लोग डर गए कि यार ये गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है. लेट अस बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. छोटी मोटी टैक्स की चोरी कर रहे थे, जैसे नहीं करना है, रिटर्न्स भर दो, बी वेरी क्लियर. दिस इज व्हाट दिस पीपल स्टार्टेड डूइंग. ओके, या सो आई टोल्ड यू, सी जीएसटी का कलेक्शन जब स्टार्ट हुआ था, तभी जीएसटी स्टार्ट हुआ था तब 97,100 करोड़ तक पहुंचा, लगभग 1 लाख के पास में. अब 1 लाख पहुंच चुका है, 1 लाख क्रॉस कर रहा है. 1.5 लाख करोड़ का कलेक्शन पर मंथ जीएसटी का हो रहा है. समझ में आ रहा है? रफली 1 लाख करोड़ डीटी, 1 लाख करोड़ आईडीटी का कलेक्शन. ओके, दिस इज अच्छा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. जो स्टेट्स है टैक्सेशन का अगर हम बंटवारा करें तो 40% ऑफ द टैक्सेस कम फ्रॉम, इनकम टैक्स कम्स फ्रॉम महाराष्ट्र. 40%. कौन सा स्टेट दे रहा है? महाराष्ट्र. उसके बाद आता है दिल्ली 14 एंड अदर स्टेट्स मिला के 46%. This is the breakup. So 40% of taxation is being paid from Maharashtra, 14 is Delhi, and then the other states come in next. I think my Insta also has a breakup of many states. So there's a 100 rupee note and then we've given a percentage. I think if that image is here in the PPT, let me see. So 135 crores Indians, 8.44 crores filed the returns. Correct? तो लगभग 6-8% से ज्यादा लोग रिटर्न्स फाइल नहीं करते. उसमें से भी सिर्फ 10 लाख असेसी इनकम 10 लाख के ऊपर दिखाते हैं. 10 लाख असेसी इनकम सिर्फ 10 लाख के ऊपर दिखाते हैं, बाकी सबका इनकम उससे कम है. अंडरस्टैंड दैट? ओके, दिस इज योर इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट वगैरह, दैट इवेंचुअली आई विल शो यू लेटर ऑन. I had given some data over here and this relates to 17-18. Why? Do you know in 17-18, let me tell you, डिविडेंड इनकम एग्जम्प्ट हुआ करता था. शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे टैक्स देने की जरूरत नहीं थी. अब चेंज हो गया. अर्लियर डिविडेंड इनकम वाज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स. तो सी हाउ मुकेश अंबानी हैड डन द प्लानिंग. सैलरी लिया सिर्फ 15 करोड़, डिविडेंड इनकम 1804 करोड़, ये एग्जम्प्ट हुआ होता था. 1804 करोड़ मतलब दिन का कितना? कैलकुलेट करो. 1804 साल का डिविडेंड इनकम, तो दिन का कितना?
अमन नो, नो दिन का 4.94. हाँ, this was a planning that he had done that time because dividend income was exempt. Dividend पे कंपनीज टैक्स देती थी called as dividend distribution tax. लेकिन अब क्या कर दिया है, कंपनीज को बोला तुम मत टैक्स दो. कौन टैक्स भरेगा? शेयर होल्डर्स. Every shareholder who gets dividend should pay tax on the dividend income. Dividend income is taxable under which head? IOS. Taxable under which head? IOS. Okay. This was somewhere when Amitabh Bachchan was the highest taxpayer, and in 1819 he paid 70 crores of tax. I'm not talking about income. What am I talking about? ये मैं आपको दिखा रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं what it is actually in reality. Today when you googled and you saw Akshay Kumar's income, you understood it's 40 and 45 crores. Okay, 70 crores was the tax that Amitabh Bachchan paid in PY 1819. Do you understand? I'm not talking about his income, boss. I'm talking about the tax that he paid. Of course, yeah, so that's it. क्या इनकम उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं? कर लिया कितना? अप्रॉक्स 145 करोड़. नो, या ठीक है. ओके, अब सुनते हैं कुछ और. चलो कुछ पेंडिंग बातें हैं, खत्म करते हैं. 10-15 मिनट्स ऑफ थ्योरी वी कैन मैनेज. अभी खत्म नहीं हुआ है पूरा, कल खत्म करके कल मैं नया टॉपिक ही स्टार्ट करूंगी. बट जो भी मुझे टाइम लगेगा 10-15 मिनट ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा. अब सुनना, ये जो कॉन्सेप्ट 7 है, आई कीप दिस पेंडिंग. I don't teach the concept 7 now. Why? Because it defines income. It defines what is income, what is dividend, and all this income we are going to study in 5 heads of income. तो मैं अलग से अभी डेफिनेशन क्यों पढ़ाऊं? मुझे पता है ये डिटेल में मैं पढ़ाने वाली हूँ. सो इनकम डेफिनेशन आई एम नॉट गोइंग टू कवर नाउ. आई एम गोइंग टू टीच यू एज एंड हाउ इट कम्स इन द ईच चैप्टर, ईच हेड ऑफ इनकम. Okay, so income definition will be pending. It will be done automatically as and how I do the chapter of 5 heads of income. समझ में आता है? Yes, एक सेकंड ना, कॉन्सेप्ट एक ही पेंडिंग है, 6 ही कॉन्सेप्ट पेंडिंग है और ऊपर एक ही पार्ट पेंडिंग है. ग्रेट, लेट मी जस्ट रीड इट, फिनिश दिस. हाँ, दिस इज अ स्टार परफॉर्मर, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, 2, 3, 4, 5 स्टार मार्क. आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द फाइल ऑफ कोर्स. मेथड ऑफ अकाउंटिंग में 2 है, कौन से है मैम? कैश एंड मर्केंटाइल. व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउएवर only PGBP and IOS allow the assessee either due basis or receipt basis depending on assessee's method of accounting. माने इसका मतलब क्या है? Other heads of income don't care which method of accounting you follow. Don't even come and tell me. हम कैलकुलेशन हमारे हिसाब से करेंगे. तुम कैश फॉलो करते तो करो, तुमको मर्केंटाइल फॉलो करना है तो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, किसको? सिर्फ 2 ही हेड्स है जो कंसिडर करेंगे. कौन से 2 हेड्स? पीजीबीपी एंड आईओएस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. आगे टैक्स रेट्स का कॉन्सेप्ट आपका हो गया है. हैव आई टॉट यू? इनफैक्ट इसका टेबल और चार्ट भी बना के हो गया. डिड वी फिनिश टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल 60 years and above 60 for a senior citizen? ओहो लता मंगेशकर, ओके. वेरी सीनियर के लिए हमने सीख लिया ये टैक्स रेट, सरचार्ज के रेट्स. इनफैक्ट ये टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है. करेक्ट. This is pending. This will be taught to you in the chapter of capital gains. This has got something. LTCG पता है? Long term capital gain. LTCG क्या है? Long term capital. Oh, it is something to do with the chapter of capital gains. So where will ma'am teach us this? In the chapter of capital gains. Okay? Don't worry. It will be covered in detail. Have I taught you this AOP वाला part? Yes. Then birthday वाला part याद आ रहा है क्या? 1st April वाला birthday. Yes, this is 115 back. ये क्या है? 115 back. Concessional tax regime. Concessional tax regime. ये टैक्स के रेट्स दिए, but we will be learning it in the chapter of combined question. Chapter 13 में ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ. मॉड्यूल खोलोगे ना तो मॉड्यूल में भी बोला it will be taught in the last chapter. अभी आप ये concessional rate सीख नहीं सकते. Then this is tax calculations. Have we finished tax calculation of all this? ये नोट्स में से ये सब अपना टैक्स कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है. वी फिनिश दिस. मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट हैव आई टॉट यू? आई विल टेल यू सम कॉन्सेप्ट्स इफ आई गो टू टीच यू थ्योरी वाइज. ये आपको टेबल लर्न नहीं करना है. डोंट लर्न द टेबल.
Nobody is going to ask you theory question on this. They will ask you practical question on how to calculate marginal relief. So have we already calculated marginal relief for all these persons? Have we done working for 1 crore, 1 lakh, 2 crore, 1 lakh, 5 crores, 1 lakh, and even Mota Bhai that 1 crore, 1 lakh? All this working are done in our notes. तो ये भी complete हो गया है. ये concept 10 important MCQ के लिए. ये मैंने notes में दे दिया. क्या है ये? मैम सबके tax rates. ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट तो वही है, टैक्स रेट्स. अब क्या बचा है? ये कंसेशनल रेट है. कंसेशनल टैक्स रेजिम हम कहाँ सीखेंगे? बाद में. 115 की सीरीज हम कहाँ सीखेंगे? बाद में. इंट्रोडक्शन में कैसा सब इंट्रोड्यूस किया है. डू यू नो देयर आर स्पेशल टैक्स रेट्स? आई टॉट यू स्पेशल टैक्स रेट्स. कैपिटल गेन्स में आएगा. एक सिखाया कैजुअल इनकम. क्या रेट है? 115 BB के हिसाब से कैजुअल इनकम इज टैक्स एट 30%. एंड यू नो अनडिस्क्लोज इनकम इज टैक्स एट, हाँ 78%. बिल्कुल. एंड मैम कैपिटल गेन्स में भी कोई स्पेशल रेट है, तो वो कहाँ जाके सीखेंगे? कैपिटल गेन्स के चैप्टर. ये इंट्रोडक्शन क्या है? मुंह दिखाई हो रही है कि तुम ये सीखने वाले हो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा इंट्रोडक्शन हो रहा है आपका यहाँ पे सिर्फ. ठीक है. यस देखो ये तुमको आता है 30%. 115 BB आता है तुमको. कैजुअल इनकम, लॉटरीज एंड ऑल क्या रेट से टैक्स होगा? 30. मैम ये अनडिस्क्लोज इनकम विल बी टैक्स एट 60. बट वी नो मैम 60 प्लस 25 प्लस 4 इनकम टैक्स वाला मैथ्स यूज करना है. 60 प्लस 25 प्लस 4 कितना आता है? ये सिखाया ना तुमको. इनकम टैक्स वाला मैथ्स अलग और नॉर्मल मैथ्स अलग. ठीक है. Yes, concept 13. This is okay, important. I'll explain this right away. तो दो ही छोटे से ही पार्ट्स बचे, मतलब पूरा मैंने एक बार चैप्टर देख लिया, दो छोटी कॉन्सेप्ट्स बची हुई है, then the chapter is done. Okay, now listen. Average rate. Have you always calculated average rate? Have I taught you the concept of average rate? How do we calculate average rate? Average rate was total tax liability. ओम तो कितनी बार स्पैम करने वाला है. मैम आर्मी वाले जो सर्विस देते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता क्या? लगता है. बट दे गेट लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट्स, बट इट इज टैक्सेबल. ओके. अगर मैम टैक्स नहीं लगेगा तो कहां जाके ढूंढने का? एग्जाम्पशन के चैप्टर में. सेक्शन 10 में एग्जाम्पशन है तो एग्जाम्प्ट है, वरना सब कुछ टैक्सेबल है. समझ में आ गया? नाउ एवरेज रेट लिखो. एवरेज रेट ऑफ टैक्स राइट डाउन इन योर नोटबुक. कमान. एवरेज रेट एंड MMR, ये दो कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करती हूँ. एवरेज एंड MMR. एवरेज रेट इज टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय NTI into 100. Average rate is what? Tax liability divided by NTI into 100. समझा क्या? Tax liability divided by NTI into 100. अगला कॉन्सेप्ट है MMR. क्या कॉन्सेप्ट है? MMR. MMR is equal to maximum marginal rate. Write down. Monica, I'll block you. Om, I'll block you. You're not supposed to type a single message more than once. Get that very clear. And मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाने के बीच में I can't take up your query. So hold on. Basic manners we all should have. Maximum marginal rate. लिखा गया? Maximum marginal rate is MMR. Now what is this MMR? I'll explain. MMR is sometimes used to give you punishment. Suno. What is the meaning of MMR? Meaning of MMR is, listen, highest rate applicable to an individual for that year. Highest tax rate. Highest what? Tax rate applicable to individual for that year. अब तुमको मैंने टैक्स रेट बता दिए, सिखाया ना. इंडिविजुअल को हाईएस्ट टैक्स क्या लगता है? टैक्स का रेट हाईएस्ट क्या है इंडिविजुअल के लिए? मैम टैक्स का हाईएस्ट रेट 30. सरचार्ज का हाईएस्ट रेट क्या है? 37. और सेस? सो व्हाट इज द इफेक्टिव रेट? मैथ्स वाला टोटलिंग नहीं करना है, इनकम टैक्स वाला टोटलिंग करना है. इफेक्टिव टैक्स रेट निकालना है. हाईएस्ट रेट मैं पूछती हूं एज ए इंडिविजुअल, मुझे सबसे ज्यादा, मैं एकदम आई एम अर्निंग द हाईएस्ट इनकम, जैसे अक्षय कुमार इज अर्निंग द हाईएस्ट इनकम. ओके, सो आई वांट टू नो व्हाट्स द टैक्स.
So on the highest income, जो भी about 10 lakhs, what will be the tax rate? 30%. What will be the surcharge rate? Highest rate of surcharge for an individual? 37. MMR is always the highest rate applicable to whom? Individual. Highest rate applicable to whom? Individual. 30 plus 37 plus 4. How did you calculate this? No, I need to do this. अगर tax 30 है, चलो, tax कितना है? 30. Surcharge कितना है? 37 on 30 लगता है ना? कितना आएगा? 11.1. So T plus S is 41.1. Add 4% health and education cess beta 4% on 41.1 कितना 1 point. So the tax rate is 42.744. This is the MMR for this year. This is the MMR. मतलब highest. कभी कभी ना एज अ पनिशमेंट के तौर पे यूज करते हैं कि तुमने कोई लॉ ब्रेक किया, तुम चैरिटेबल ट्रस्ट है, तुमको चैरिटी करना था, तुमने लॉ ब्रेक किया, पहले टैक्स एग्जम्प्ट है, बट नाउ पे टैक्स ऑन MMR. डायरेक्टली पे टैक्स एट 42.744. कहीं कहीं लॉ अब जब पढ़ोगे ना वर्ड यूज किया है, बिकॉज यू ब्रोक द लॉ यू विल हैव टू पे टैक्स एट MMR. व्हाट्स द MMR? This is the MMR. Can MMR change every year? Yes. MMR for that year indicates the highest tax rate applicable to a individual. For your year, what is the MMR? 42.744. क्योंकि आपके year के लिए individual के लिए highest tax rate is 30%, surcharge का rate 37, cess का rate 4%. इसमें अगर next अभी 1 Feb को जो budget आएगा, क्या वो आपको applicable है? Not at all यार, अभी तो act भी नहीं बना वो. जब एक्ट बनेगा वो अगले अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ द एक्ट सेज पे टैक्स एट MMR, अंडरस्टैंड MMR मींस द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू अ इंडिविजुअल फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. नोट दिस डाउन. MMR के बारे में नोट कर लो. यू कैन गेट एन MCQ ऑन दिस. नोट डाउन अबाउट MMR. So you could get a MCQ question, na? Average rate, or you can get an MCQ question, what is the MMR for this AY? So it's fixed. Can next year it will change? हाँ, suppose next year budget में बोल दिया cess 4% नहीं, cess 5% होगा. So to that extent the working will change. ये लिखो हाँ, कैसे कैलकुलेट करते हैं? 30 प्लस सरचार्ज. सरचार्ज किस पे कैलकुलेट होता है? टैक्स पे. नॉर्मल मैथ्स वाला टोटलिंग नहीं करने का कि मैम 30 प्लस 37 प्लस 4. ओ नो, दैट्स नॉट डन. इनकम टैक्स वाला टोटलिंग हमें पता है सरचार्ज टैक्स पे कैलकुलेट होता है, सेस टैक्स प्लस सरचार्ज पे कैलकुलेट होता है. मज्जा समझ में आ रहा है क्या? एवरीबडी गेटिंग इट? ये आई स्क्रोल. Nitish, I don't know about Ankita ma'am. Lecture may not start now. Are you done writing? Correct. So what term I taught you today? Average rate and MMR. Average rate is total tax, total income into 100. MMR is 42.744. What is it? Maximum rate applicable to an individual. Now just two small parts I have to teach. I'll teach tomorrow. I'll finish that in first 30 minutes and all. I'll finish that and I'll start with a new topic called as residential status. It will be fun to learn. Teach a concept, do problems. Teach a concept, do problems. Then that's not too much of theory. Okay? But फिर भी chapter का कोई भी introduction थोड़ा theory होता है because पहले सिखाऊंगी तो problem solve कर पाओगे ना? ठीक है? Yes. So should we stop here?
there's no homework. I'll stop here. Tomorrow I will finish this topic and I will start with the topic of residential status. I'll meet you tomorrow. Thank you. See you tomorrow at what time? 8:30. हाँ, आपके जो भी अगर डाउट्स वगैरह है तो आप लिख के रखिए, फिर हम सॉल्व कर देंगे. एक मिनट ना, तुलसी बोल रही है मैम मतलब अगर 2 को पार्सिनस है दया बागा में तो दोनों की डेथ के बाद चिल्ड्रन को राइट मिलेगा. करेक्ट. यस, दोनों की डेथ के बाद चिल्ड्रन को राइट मिलेगा. मैम न्यू कोर्स नाउ 23 में एप्लीकेबल होगा क्या? गौरव पास नहीं पता गौरव, इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है. वी डोंट नो, वी आर वेटिंग फॉर ICAS नोटिफिकेशन. BOI बोल रहा है या BIO बोल रहा है? अमन तो क्या टाइप कर रहा है देख, बायो को थोड़ा समझा दूं क्या? BOI बोलना है तुझे तो कल बता दूंगी तेरे को. सो आर वी डन? एनी क्वेरीज? लाइव स्ट्रीमिंग, एनी क्वेरीज? यस, इट डजंट मैटर मेजॉरिटी शेयर होल्डर इंडियन है या वो नहीं मैटर करता. तुम इंडिया में डिविडेंड दोगे तो तुम डोमेस्टिक कंपनी बनोगे. इफ इट तुम इंडिया में डिविडेंड दोगे तो तुम क्या बनोगे? डोमेस्टिक कंपनी. तुम शेयर होल्डर इंडियन है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता. नो, दैट्स नॉट टैक्सेबल. नमन, सी नमन इज आस्किंग वन क्वेश्चन. मैम वो शार्क टैंक पे बात करते, 2 मिनट सुनो. शार्क टैंक पे किसी शार्क ने किसी इन्वेस्टर को बोला आई गिव यू 50 लाख फॉर इक्विटी, उसका क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. इट्स नॉट इनकम, इट गोज इन बैलेंस शीट. मतलब मुझे कॉमर्स के बच्चों को भी ये बताना पड़ेगा कि ये PNL में जाता है तो इनकम होता है, सेल्स रिकॉर्ड हुआ तो इनकम होता है. बॉस इक्विटी इज अ बैलेंस शीट आइटम, इट इज गोइंग ऑन योर बैलेंस शीट. और लोन लिया, मैम नमिता थापर दैट डे सेड आई विल गिव यू 40 lakhs फॉर 1% एंड आई विल गिव यू 20 lakhs ऑफ डेट एट 10%. डेट इज व्हाट? यू विल रिकॉर्ड इट. व्हाट इज द अकाउंटिंग एंट्री? डेट के लिए एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन. लोन इज योर लायबिलिटी. और जब वो इक्विटी दे रही है इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. जब आप इक्विटी देते हो आप ओनरशिप शेयर कर रहे हो. आप जब डेट देते हो आप ओनरशिप शेयर नहीं कर रहे, यू आर पेइंग इंटरेस्ट, आप लोन ले रहे हो. बट व्हेन आई टेक इक्विटी आई एम मेकिंग नमिता थापर और 1% और 10% इक्विटी शेयर होल्डर ओनर इन माई कंपनी. सो दैट्स इक्विटी एंड डेट. समझा क्या? ये किसी एक की क्वेरी थी. नमन, मैं जब क्वेरी सॉल्विंग करती हूँ ना मेरे को एक थम्स अप चाहिए ऑन द चैट. आई नीड अ थम्स अप. ओके, हाँ, इन द चैट ऑफ कोर्स. मैम टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करूँ? ओह माय गॉड, टेलीग्राम ग्रुप है ना SPC की टीम को कॉल करने का, और जिसके थ्रू तुमने एडमिशन लिया होगा, कॉल दैट पर्सन, टेल हिम टू ऐड यू इन द टेलीग्राम ग्रुप. नोबडी कैन ज्वाइन लाइक दिस. लिंक ऐसे शेयर करके नहीं, फिर एनीबडी ज्वाइंस, दैट्स नॉट डन. सो आई कांट डू एनीथिंग. ठीक है मैम, कल से लेक्चर ऐप पे होगा या यूट्यूब पे होगा? अब मैं काट डालूंगी. मैंने क्या बोला? जिस दिन ऐप पे शिफ्ट करूंगी एक दिन पहले बोलूंगी ना कुछ भी. चलो, वी आर डन. ऑल क्वेरीज आर डन. आई एम गेटिंग ऑल थम्स अप नाउ. ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. आई एम मीटिंग यू टुमारो ऑन यूट्यूब. ओके, बाय, सी यू. और तुमको मैं प्रेस्टीज पे आ रही हूँ, नहीं तो तुम पूछोगे मैम हमारा भी यूट्यूब पे क्या. मैं प्रेस्टीज पे आने वाली हूँ. डन? ओके, चलो. सो सी यू टुमारो. स्टॉप द रिकॉर्डिंग. क्या रे, तुमने एक भी गाना नहीं लगाया आज?